की शीलता था, बल्कि शीलता में रोगी अपनी अपनी उत्पत्ति को करने वाले अन्नपान ज्ञापन सा करे। अंडरलाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल रीड करके आगे बढ़ जाना, कोई काम का नहीं है इसको। ठीक है, अब आते हैं थ्योरी। गद्य है 37 नंबर का है। प्रक्षीणम चा बलम यस्य नासो शक्य चिकित्सकु। ये श्लोक इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसके संदर्भ में है? धातु से आद वायु संगम कर्म चानाते। क्या होता है जब हमारी धातु क्षय होती है? धातु क्षय होगा तभी वायु का प्रकोप होगा। वायु को होकर संज्ञक पर शारीरिक क्रियाओं को नष्ट कर देती है, और जिस रोगी का शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक बल नष्ट हो गया है उसकी चिकित्सा हमको नहीं करना। रेफरेंस के लिए श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में आया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था धातु की क्षय वृद्धि के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। धातु की क्षय वृद्धि रक्त पर निर्भर करता है, स्थौल्य कार्य किस पर निर्भर करता है? हम मोटे हैं, पतले हैं, ये किसकी देन है? रक्त की देन है। याद कराया तो मोटा होना है, स्थौल्य होना है अनार का जूस पी लो, और दुबला होना है तो करेले का जूस पी लो। इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन लगातार आए थे, हमारा एमपीएससी 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था। अब अति स्थौल्य अति कृश वाला जो टॉपिक है, डिटेल में आपको कहा, हाँ चरक का स्थौल्य काज में रस है, इनका सुश्रुत का चरक जी का क्या है? आहार, रस और स्वप्न है। निद्रा या निद्रा, आहार, रस, निद्रा या फिर स्वप्न जिसको बोलते हैं, है ना, चरक जी का है स्थौल्य काज में रिस्पॉन्सिबल। हाँ बिल्कुल। अब स्थौल्य काज वाला जो टॉपिक है डिटेल में आपको चरक संहिता से पढ़ना है। यहाँ पे हम कुछ द्रव्यों को याद करेंगे, बाकी डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है उतना ज्यादा। ठीक है, तो अति स्थौल्य में उत्पन्न हो जाने पर हमको क्या चीज देना चाहिए? जो लेखन का काम करे। क्या लेखन का काम करना है चरक संहिता में पूरा डिटेल में आपने पढ़ा। हाँ, सुश्रुत ने ओनली रस बोला है स्थौल्य काज में रिस्पॉन्सिबल, चरक ने दो चीजें आहार, रस और स्वप्न बोला है। ठीक है, तो अति स्थौल्य में लेखन करने वाली शिला जतु, गुलगुल, गौमूत्र, त्रिफला, लोह रज, रसांजन, मधु, यव, मुद, उर्दू, श्यामक, है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें जो यहाँ पर यूज की गई है, उद्यालक, वृक्षणीय नाम धान्य होता है, श्यामक जो है ना, विरुक्षण, छेदनीय द्रव्य यहाँ पर यूज करेंगे जो लेखन का काम करता है। स्पेशली कौन सी वस्तु का प्रयोग करेंगे? तो व्यायाम भी यहाँ पर भी बोला है, तो व्यायाम भी करना है, दोनों जगह आएगा, है ना। और लेखन वस्तु का प्रयोग करना है। चरक जी ने यहाँ पर लेखन वस्तु नहीं बोला, चरक जी ने क्या बोला है? उष्ण तीक्ष्ण वस्तुओं का प्रयोग करना। लिख लो, चरक जी ने रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण वस्तुओं का प्रयोग बोला, रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण वस्तु का प्रयोग बोला, लेकिन सुश्रुत जी ने उनका स्पेशली नामकरण कर दिया है कि लेखन वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे यव गोधूम, है ना, यव गोधूम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अति स्थौल्य में भी करते हैं, और अभी आगे जाके अति कृश में भी आएगा। चरक जी ने, अब थोड़ी सी मेरी बात को समझने की कोशिश करना, लास्ट में मैं जो कंक्लूड करूंगी बस उसको याद रखना। चरक जी ने यव गोधूम दोनों का प्रयोग, यव और गोधूम का प्रयोग अति स्थौल्य की चिकित्सा में बताया। सुश्रुत ने यव और गोधूम दोनों अति काच की चिकित्सा में बताया है। एक ने अति स्थौल्य में बता दिया, एक ने अति काच में बता दिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यव गोधूम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? अति स्थौल्य, अति काच दोनों में। आंसर क्या आएगा? बोथ आएगा। यहाँ पे किसी भी आचार्य की प्रायोरिटी नहीं चलेगी, यहाँ पर आंसर ओनली बोथ याद करना है। अब आपको ये अलग अलग बिल्कुल याद नहीं करना कि चरक ने किसने बोला है, सुश्रुत ने किसने बोला। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ गई? लास्ट का कंक्लूजन बस याद करना है, और यहाँ पे अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखेंगे, इस प्रकार का मनुष्य जो है श्वास का शोष, प्लीहा वृद्धि, उदर वृद्धि, अग्निमांद आदि रोगों से क्या होता है? अग्निमांद गुण रक्त में से किसी एक रोग को प्राप्त करके मर जाता है। कौन? अति कृश वाला। ये चरक संहिता में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ज्यादा हाईलाइट नहीं करवाया। अति काच व्यक्ति को प्रायः ये रोग हो जाया करते हैं, वात रोगों से पीड़ित रहता है। चिकित्सा पर बस ध्यान देना है। यहाँ पर सारे ब्रह्मणी वाली द्रव्य है, पयस्या, अश्वगंधा, विदारी गंधा, बलाति बला, मधुरा, औषधि, क्षीर दधि, घृत, मांसाली, सस्ती, गोधूम, दिवा, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, व्यायाम। व्यायाम तो दोनों जगह है, यहाँ पर भी है। तो ब्रह्मावस्थी का प्रयोग करना, वहां पे लेखन वस्ती का प्रयोग किया था, यहाँ पर ब्रह्मावस्थी का प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब एक यहाँ से नहीं बनता ना, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगी। कहीं से रिवर्स में दिया है, पुनः उभय साधारण अनिसत्मान रसा शरीरम समान धातुनाम उपचिनोति सम धातु मध्य शरीरो भवति सर्व क्रियासु समर्था। ये इतना अकेला अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर ये बोला है कि मध्य शरीर वाले मनुष्य का हितकारक आहार विहार द्वारा हमको सदा रक्षण करना चाहिए। बाकी का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 42 नंबर का श्लोक है, पूछा जाता है कि स्थूल है और एक कृश है, उनमें से श्रेष्ठ कौन सा होता है या पूजित कौन सा होता है? सभी आचार्य लगभग वही बोला है कि स्थूल की अपेक्षा कृश उससे ठीक होता है, लेकिन मध्य शरीर वाला कैसा होता है? बेस्ट होता है। ठीक है, तो अत्यंत गर्हितो वेतो सदा स्थूल कृशो नर, जो स्थूल और कृश नर है वो गर्हित माने जाते हैं, अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन उनमें से भी अगर हम कंपैरिजन करें, वैसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? मध्य शरीर वाला होता है, लेकिन स्थूल कृश में अगर हम कंपैरिजन करें तो स्थूल की अपेक्षा कृश जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। अब आपको श्लोक का रेफरेंसेस याद करने पड़ेंगे। चरक जी ने, सॉरी सुश्रुत जी ने मध्य शरीर वाला टर्म ऐड किया, चरक सुश्रुत ने मध्य शरीर ऐड ही नहीं किया। चरक जी का जो श्लोक है स्थौल्य कार्य से शुरू है, और बागभट्ट का जो श्लोक है कार्शमेव वरम स्थौल्यात् ना ही स्थूलस्य धृतम्, ऐसे करके। अब यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, ना ही स्थूलस्य धृतम् कौन से व्यक्ति की औषधि नहीं है? कार्य स्थौल्य में से कंपैरिजन किया जाए तो किस व्यक्ति की औषधि नहीं है? ना ही स्थूलस्य धृतम्, मोटे व्यक्ति की औषधि नहीं। क्या बोलते मैडम, कोई सा क्लब वाला क्या होता है, उसको ज्वाइन करने से दुबले हो जाते हैं, वो औषधि यूज थोड़ी ना करते हैं आपके ऊपर। वो क्या करते हैं? भूखा मार देते हैं, मतलब खाना नहीं खाने से पता नहीं क्या क्या यूज पिलाने लगते हैं, वो आपकी बॉडी का कर्षण करता है ना। तो वो खाने पर कंट्रोल तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप है ना जो फैटी डाइट है वो ना ले तो वैसे भी दुबले हो जाएंगे। तो खाना ही क्या करता है? रस ही क्या करता है? मोटा पतला कराने के रिस्पॉन्सिबल होता है। स्थौल्य काश वाला रेफरेंस रखा, काश में वाला भागवत का, और मध्य शरीर वाला आ जाए, अत्यंत गर्हितो वाला आ जाए, वो किसका है? सुश्रुत का। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट श्लोक है 48 नंबर का। अब यहाँ से कोई स्पेशली क्वेश्चन नहीं बनता है ना, इसको हम छोड़ देंगे। समदोषा समगनिष्ठ समधातु मना क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ चित्तवृत्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए आया हुआ है। हाँ, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चरक संहिता में बताया हुआ है स्थौल्य काज का। ठीक
ठीक है, रेफरेंस पूछा जाता है कि संहिता का कौन सा चैप्टर का है, तो 3 नंबर का चैप्टर है, सम दूसरा, सम अग्नि, सम धातु, है ना, प्रसन्न इंद्रिया रहे, आत्मा रहे, इसको हम स्वस्थ बोलते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब अपने चैप्टर पढ़ लिया था ना, लघु संतर्पण जो है किसका है, अतिकाश में है, और गुरु अवतर्पण किसमें, अतिस्थौल्य में, और बाकी वस्ती तो है, ठीक है, पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं 16 नंबर का, कर्ण व्यध बंध विधि। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप कुमार में पढ़ लिए हैं, हमारा रिवीजन हो रहा है। इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम, सबको समझ आ गया, याद हो गया सभी बच्चों को? नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दे, कर्ण व्यध बंध विधि, पूरा का पूरा आप कुमार भट्ट में पढ़े हो, रिवीजन करेंगे। सभी को याद है कहां पर कैसा कर्ण बंधन करना चाहिए हमको, याद है कि नहीं है, कर्ण संधान की विधियां, ठीक है। कर्ण वेधन क्यों करते हैं, रक्षा आभूषण निमित्ता, दो कारण से बालक का कर्ण वेधन किया जाता है। तो रक्षा के लिए बोलते हैं कि कानों में वेधन कर दे, तो ये क्या करता है, रक्षा करता है, कुछ मर्म भी होता है यहाँ पे, रक्षा करने का काम करता है, कोई दैव शक्ति या जो कुछ शक्तियां हैं वो आक्रमण नहीं करती, और लड़कियां बड़े सुंदर सुंदर से इयरिंग्स पहनती हैं, तो आभूषण के लिए भी होता है, तो दोनों के लिए रक्षा आभूषण के लिए हम कान का वेधन करते हैं। दूसरा, पहला क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन बनता है कब करते हैं, तो छठवें 7वें महीने में करते हैं। मैं ओनली सुश्रुत का पढ़ा रही हूँ, कुमार भट्ट के नोट में सभी आचार्य का लिखा, किसी ने बोला 6, 7, 8 में करें, है ना, ऐसा भी इन्होंने 6वें 7वें महीने में बोला है। कब बोला है, सारी चीजें शुक्ल पक्ष में होती है, पुष्य नक्षत्र में होती है, हमने जहां भी पढ़ा यही पढ़ा है, शुक्ल पक्ष में, तिथि करण महूत नक्षत्र अच्छा होना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन गया, मंगल स्वस्तिक वाचन, कुमार आंगे, कुमारों के बाल की नक को बढ़िया हाथों में सुंदर सुंदर से खिलौने पकड़ा दे बच्चों को, फिर उसका कान का वेधन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ऋषभ वाम हस्ते नाकृष्य कर्ण, वाम मतलब लेफ्ट हाथ से उसके कर्ण को क्या करना है, खींच के रखना है, पकड़ना है ना, लिखा है हिंदी में। वैद्य अपने वाम हस्त बच्चे के कान को खींचकर, है ना, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से तीसरा। चौथा क्वेश्चन बनता है कहां पर करना है वेधन, दैवकृत क्षेत्र, दैवकृत क्षेत्र और जगह भी पड़ती हुआ, जहां पर ब्लड सप्लाई नर वर्ग का सप्लाई नहीं होता है, वो दैवकृत क्षेत्र कहलाता है। ये कहां पर होता है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, शुक्ल कृष्णगत संधि, जिसको हम लिम्बस बोलते हैं, पता है ना आपको, ये हमारी आंख है, लिंगनाश का जब ऑपरेशन करते हैं तो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, इसी को हम शुक्ल कृष्णगत संधि, इसी को हम लिम्बस बोलते हैं, इसी को हम दैवकृत क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो कान में भी होता है। तीसरा चौथा क्वेश्चन याद हो गया, फिर क्या करना है, धीरे धीरे दक्षिण हस्ते जो विद्युत, कान को वैद्य लेफ्ट से खींचता है और राइट से क्या कर रहा है, वेधन कर रहा है, राइट से वेधन करता है। कैसे करता है, किस चीज से करता है, अगर पतले कान हो तो सूची का यूज करेगा, फिर बहुत पतली सी होती है तो पतले कान का वेधन कर देगी, लेकिन अगर मोटे कान हो, पहल हो, तो आरा से करता है, आरा शस्त्र से करते हैं, आरा से वेधन आपको करना चाहिए। दक्षिण में अगर लड़का है, हमेशा लड़के के लिए क्या आता है, राइट आता है, लड़की के लिए लेफ्ट आता है। तो अगर लड़का है तो दाहिने कान में कर दे, राइट में, और लड़की है तो बाम में कर दे, और फिर पिचू बत्ती का प्रवेश कर दे। बहुत सिंपल है, 5 या 8 क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। पहला रक्षा आभूषण 6 7 महीने में करना है, कहाँ पे करना है, दैवकृत क्षेत्र में करना है, वैद्य को वाम हस्त से खींचना है, दाहिने हस्त से वेधन करना है। पतला कान हो सूची से कर दे, मोटा कान है तो आरा हस्त से कर दे, लड़का है तो दाहिने में कर दो राइट में, और लड़की है तो बाम में। क्लियर ना, इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसी आयुर्वेद ने कुछ बोला है, क्या बोला है कि वेधन हमको कब करना चाहिए, शिशिर ऋतु में करना चाहिए, बीचों बीच कहीं लिखा हुआ है, बीचों बीच, हाँ, आयुर्वेद में भी शिशिर या हिम का समय प्रशस्त माना है, तो हमको कब करना है, शिशिर ऋतु में करना चाहिए। याद कर लीजिएगा यहाँ से हिमागम में विपरीत करके आता है। अब शोणित बहुतेर वेदनाया से अन्य देश में जानिया निरुपद्रवया सदेशम, हाँ, हमको कैसे समझ में आएगा कि हमने दैवकृत क्षेत्र में वेधन किया है। आपको पता है दैवकृत क्षेत्र में वेधन करेंगे तो वहां से ब्लीडिंग नहीं होगी, तो आप समझ लेना सही जगह हुआ। अगर आपने वेधन किया और वहां से ब्लड आ गया, शोणित बहुतेर और वेदना हो रही है, वेधन करने पर रक्त का अधिक स्राव हो, वेदना हो, तो अन्य देश विरुद्ध समझना, क्योंकि वहां पे करेंगे तो वहां पे तो ब्लड सप्लाई नहीं होता ना, तो वेदना भी नहीं होगी वहां, तो हमको किसी तरह का उपद्रव ना हो तो समझना है कि दैवकृत क्षेत्र में वेधन हो गया है। अब यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण वेधन करते समय 3 सिराओं का वेधन हो जाता है, उनका लक्षण क्या क्या है पूछा गया है। सबसे पहले 3 सिराओं का नाम याद कर लो, कालिका, मरमरिका, लोहिता। तो कालिका में अगर वेधन हो जाए तो क्या मिलेगा हमको, ज्वर, दाह, शमथु, वेदना। तो कोड बनाकर हमने याद कर लिया, कालीदास, कालीदास, दास भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बार पूछा है, बहुत बार। काली से क्या हो जाएगा, कालिका, दा से हो जाएगा दाह, सा से हो जाएगा शमथु। आप बोलोगे मैडम ज्वर और वेदना का कोड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ज्वर और वेदना जो है दोनों में कॉमन है, इसमें कॉमन है, कालिदास में भी कॉमन है, मरमरिका में भी कॉमन है, ज्वर और वेदना, है ना। तो कालिदास, दाह, शमथु, ज्वर, वेदना याद हो जाएगा। अब मरमरिका का कोड बनाया हमने, मर्म ग्रंथि, मतलब एक मर्म में हमको ग्रंथि हो गई है, मर्म से हो जाएगा मरमरिका, ग्रंथि से हो जाएगा ग्रंथि, ठीक है। अब लोहितिका में वेधन हो जाए तो देखो, लोहित मतलब ब्लड बह रहा है ना, किसी आर्टरी में वेन में हुआ है, तो हम तो याद करेंगे कि लोहित वाले में नर्वाइन डिसऑर्डर, नर्वाइन डिसऑर्डर, या फिर कहीं पर रीडिंग देखते हैं तो मास्क पहन के जाते हैं, उनको इन्फेक्शन ना हो जाए तो क्या मास्क पहनते हैं। एम फॉर मन्यास्तम, ए फॉर अपतानक, एस फॉर भी बताऊंगी, ए फॉर होता है कर्णशूल। ये एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन गलत किया था, एस फॉर मैंने सिराशूल लगा दिया, जबकि सिराशूल नहीं है, ग्रह है, ऑप्शन में ग्रह भी था, शूल भी था, इतना बारीकी से पढ़ के नहीं गए। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे नर्वाइन डिसऑर्डर मतलब कहीं पर रुकावट होना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, यहाँ पे होता है तो क्या होता है, कोई भी चीज का रुकावट होता है। तो देखो मन्यास्तम में गर्दन जकड़ गई, अपतानक में टेनस में बॉडी जकड़ जाती है, सिरो ग्रह, ग्रह मतलब जकड़ जाना, और यहाँ पे कर्ण ग्रह नहीं है, कर्ण क्या है, शूल है, कर्ण शूल, कर्ण ग्रह मत कर दे, सॉरी सिराशूल कर्ण ग्रह नहीं करना, सिरो ग्रह है, कर्ण शूल है, क्योंकि आपने कभी कर्ण ग्रह पढ़ाई नहीं होगा, कर्ण शूल पढ़ा होगा, है ना, इसको गलत नहीं करना, गलत हो जाता है। तो मास्टर करके हमने इसको याद कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है रोपण के लिए, वही खुरदरी टेढ़ी या धातु की बनी सूची के द्वारा वेधन करने से अधिक मोटा वस्तु के कान में रखने से दोषों का प्रकोप तरह से वेधन न होने पर जहाँ पर लाल हो वर्ती को हटा दे, मोलेटी एरंड वाक्य आपको लगाना कोई इंपॉर्टेंट। यहाँ सम्यक विद्युम आम तेल परिशुद्ध, अगर सम्यक रूप से वेधन हो गया तो आपको आम तेल मतलब होता है कच्चा तेल, वेधन किया इस पर आम तेल का परिसेचन करना। कितने कितने दिन पर करना है क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है सम्यक वेधन पर क्या करना है, आम तेल। पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये टॉपिक, सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो, रिवीजन हो रहा है ना। कितने कितने दिन में, त्रिहात त्रिहात 3 दिन के अंतर से रुई की वर्ती उत्तर, हाँ
इसके लिए बोला परिसेचन 3-3 दिन के अंतर से। ये बोला है कि आपको आम तेल का परिसेचन करना है 3-3 दिन के अंतर से पहले थोड़ी सी पतली बत्ती डालना है, फिर उससे मोटी बत्ती डालना है, फिर उससे मोटी बत्ती डालना है। तो क्रमशः मोटी-मोटी बत्ती हमको प्रवेश करना है, ठीक है? अब दोष और ज्वर सोपान पद शांत बड़ा करने छोटे-छोटे वर्तकों का प्रयोग करना चाहिए। अब कभी-कभी इस प्रकार ज्वर कर्ण दोषों के प्रकोप से अथवा आघात लगने से दो भाव मुक्त हो जाते हैं, अतः उनके संधान करने की विधि का श्रवण करते हैं। अब वहां से कुछ नहीं पूछा जाता, दो श्लोक से अब आते हैं कर्ण संधान की विधियां। तो पहले तो 3 क्वेश्चन याद कर लो। कर्णपाली के रोग कितने होते हैं? पढ़ेंगे आगे जाके। कर्णपाली के रोग 5 होते हैं। कर्णपाली के उपद्रव 5 में 5 मिला तो 10 हो जाएगा। और कर्ण संधान की विधि क्या? कर्ण संधान की विधि कितनी होती है? 10 में 5 और मिला दो तो 15 हो जाती है। 5, 10 और 15 और लास्ट की जो 5 है ना, मतलब कर्ण संधान की जो विधियां हैं उनमें से जो 10 होती है वो साध्य के लिए होती है। 10 विधि जो है वो साध्य कर्ण रोगों के लिए होती है और 5 की जो 5 होती है लास्ट की वो क्या होती है? असाध्य के लिए होती है ना। 5 जो है असाध्य। अब निम्न में से कौन सी असाध्य है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम उसका एक कोड ही याद कर लेते हैं। लास्ट की 5 असाध्य का कोड सही वय का, सा फॉर संक्षिप्त, ही फॉर हीन कर्ण, वा फॉर बल्ली कर्ण, या फॉर यष्टि कर्ण और का फॉर हो जाएगा कातुष्टक। सही वय का याद हो गया? संक्षिप्त, हीन कर्ण, बल्ली, यष्टि और कातुष्टक। निम्न में से कौन सी असाध्य के लिए की जाती है? ऐसा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, संधान की विधियां शुरू कर देना। संधान की विधियों में श्लोक पढ़ने के साथ साथ हमको हिंदी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग है ठीक। क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी संस्कृत से हमने डायरेक्ट कोड बनाकर याद कर लिया, वैसे भी हम याद करेंगे क्योंकि संस्कृत दिया रहेगा तो कोलेट करके कोड बनाकर आंसर फटाक से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब हिंदी दे देता है ना तो हमको समझ नहीं आता क्या है ना। सबसे पहले देखते हैं 15 जो विधियां हैं। सबसे पहले नेमी संधान आता है। इसमें करते हैं नेमी प्रथुल आयात सम उभयपाली में करते हैं। पहले तो कोड बनाकर याद कर ले। नेमी प्रथु मतलब क्या होता है? मोटा। हम तो प्रथु को बड़ा समझते हैं, बड़ा। प्रथु मोटा या मोटे को बड़ा भी बोल सकते हो, बोल नहीं सकते लेकिन याद करने के लिए समझ लो ना। नेमी एक ऋषि है, आचार्य है, शाला के तंत्र उनका काफी नाम चलता है। तो कैसे थे? बड़े गोलमटोल थे, बड़े थे, तो नेमी प्रथु थे, बड़ी थे। अब यहाँ पर नेमी संधान कब यूज करते हैं? हिंदी में समझना है। यदि कर्णपाली के दोनों भाग मोटे फैले हुए तथा समान हो, जैसे एक महिला बड़े सुंदर से कान थे, बड़े बड़े इयररिंग्स पहनती थी, उसके कान फट गए। कैसे फटे? उसके कान बीच में से 2 पार्ट हो गए। कैसे? एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो नेमी संधानक कहाँ बनता है? जब कर्णपाली के जो दोनों भाग हैं वो कैसे हो? समान हो, है ना। समान भाग में क्या हो? फटे हुए हो, तो वहां पर हम नेमी संधानक करते हैं। कर्णपाली के दोनों भाग मोटे हो तथा समान हो। बात समझ में आ गई है? तो नेमी जो ऋषि थे, अब ऐसा हिंदी वाला कोड चलेगा। सभी से समान व्यवहार करते थे, किसी से भेदभाव नहीं करते थे, समान वाले कान में लगेगा। अब समान वाले कान में तीर लगते हैं, उसका एक कोड याद कर लो। वा, उ और नी। वा से हो जाएगा बल्लूरक, उ से हो जाएगा उत्पल भेदक, नी से हो जाएगा नेमी संधानक। नी से नेमी संधानक, बल्लूरक, उत्पल भेदक, नेमी संधानक, ये तीनों जो है सम उभयपाली में बनते हैं। ठीक है। अब हम आता है उत्पल भेदक देखते हैं। उत्पल मतलब क्या होता है? कमल। कमल का फूल सभी ने देखा है, बढ़िया गोल गोल सा होता है ना। तो वृत्त आयात सम उभयपाली कैसे कारण बनेगा? हमने कोड बनाकर याद कर लिया। कमल कैसा होता है? वृत्त होता है, गोल होता है। वृत्त आयात सम उभयपाली बनता है। हिंदी पढ़ लो जरा। तो जब कर्णपालियां दोनों कैसी हो? वृत्त हो, दीर्घ हो तथा समान हो। वृत्त आयात मतलब दीर्घ है तो समूहपाली। इस लोग से आएगा फटाक से बन जाएगा। हिंदी में आएगा कभी बन जाएगा। ये गोल गोल होते हैं, कमल का फूल भी गोल गोल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है बल्लूरक। बल्लूरक कहाँ बनता है? बल्लूरक से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। बल्लूरक क्या है? का आ रहा है ना, कर्ण संधान की विधि है। एक चीज आता है बेली तक, क्या है? बेली तक। और एक आता है अनुबेलित, क्या? अनुबेलित। और एक आता है बहुनी। एक कोड बनाया हमने जिसमें सम उभयपाली में बनता है। और बल्लूर क्या है? बल्लूर, वेरी गुड। बल्लूर जो है उसके लिए आता है शुष्क मांस। बेली तक जो है सीवन का प्रकार है। अनुबेलित जो है बंधन का प्रकार है। बंधन, व्रण बंधन पढ़ते ना हम, व्रण बंधन 14 प्रकार के उसमें आता है ना। तो ये तीनों चारों चीजें आप लिख लीजिएगा, पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, पता है सबको। तो बल्लूरक क्या है? पढ़ा हमने अभी, ऋष्ववृत्त समूह उभयपाली बल्लूर कहा। इस बल्लूरक को हम अभी थोड़ी देर के लिए बल्लूर पढ़ ले। क्या पढ़ ले? बल्लूर। याद करने के लिए बल्लूर क्या होता है? शुष्क मांस होता है ना, सूखा मांस। सूखे को हम क्या बोलते हैं? कम। कम मतलब ऋष्व होता है। तो कोड बनकर याद हो गया, पूरा हो जाएगा ना। तो मैं आपसे पूछूंगी 15 की 15 विधियां। ठीक है। तो सूखा हुआ कैसा है? ऋष्व होता है ना। बाकी सम वाला तो याद रहेगा। तो एक केवल एक पॉइंट आपको याद करना है। छोटी गोल तो सभी में आएगा, सम भी सभी में आ रहा है, मतलब तीनों में आ रहा है। तो छोटी गोल और समान कर्णपालियां होने पर बल्लूरक बंद बनता है। तो हमने बहुनी पढ़ लिया है। बा फॉर बल्लूरक, ऊ फॉर उत्पल वेदक, नी फॉर नेमी संधानक। तो क्या क्या डिफरेंस हो गया? बल्लूरक जो होता है वृत्त वाली छोटी में बनता है, उत्पल वेदक जो है वृत्त वाला गोल वाले में बनता है, नेमी संधानक जो है प्रथु वाले बनता है, लेकिन सभी में सम उभयपाली है। इतना क्लियर हो गया है? कोड बनाकर डायरेक्ट आपको याद कराया है और हिंदी में भी समझा दिया। ठीक, अब आता है आसंगिम, आभ्यंतर दीर्घ एक पाली। देखो अब यहाँ पर जो महिला थी कान का संधान कराने आई थी, तो यहाँ की जो बाहपाली थी बड़ी छोटी थी, आभ्यंतर पाली जो थी बड़ी दीर्घ थी, ऐसा कान उसका फट गया था। तो आसंगिक जो है आभ्यंतर दीर्घ एक पाली में बनता है। तो आप और आसंगिम, आप और आभ्यंतर वाली पाली दीर्घ है, क्योंकि गंडकर्ण जो होता है वो बाह दीर्घ पाली बनता है। मतलब यहाँ पर इसकी पाली जो है बाह बड़ी थी, आभ्यंतर छोटी थी। गंडकर्ण ऐसे बनता है। कभी इतना बस याद रखो, आभ्यंतर और बाह, एक आसंगिम, आगे आसंगिम, आगे आभ्यंतर, बाकी गंडकर्ण में क्या हो जाएगा? गंडकर्ण में बाह पाली जो है वो दीर्घ रहती है। हिंदी में भी ऐसे लिखा है, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? जिसकी दूसरी एक पाली दीर्घ हो वहां आसंगिम, यदि उसकी बाहर कर्ण पाली दीर्घ हो तो वहां पर गंडकर्ण बनता है।
जब दोनों कर्णपालियां ना हो तो क्या होगा? हिंदी में क्वेश्चन बनता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी दोनों ही कर्णपालियां नहीं है तो वहां पर क्या बनेगा? आहार्य बंधन बनता है। आपाली में आहार, जिसकी पाली में कुछ नहीं है, खाना तो मिलेगा ना उसको। पाली मतलब समझना साइड, मैं इसकी पाली में हूँ, मैं उसकी पाली मतलब मैं उसकी साइड हूँ, किसकी साइड हूँ, जिसकी भी साइड हो, खाना तो मिलेगा ना, आहार तो मिलेगा। तो याद कर लो कि पाली में आहार वाहार का कुछ ऐसा नहीं चलता, सबको आहार मिलता है, चाहे पाली हो ना हो, है ना। तो आपाली में आहार मिलता है, ठीक है। फिर आता है निर्वेधिम, पीठोपम पाली उभयतो क्षीण पुत्रिकाश्रितो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षीण पुत्रिका, जिसकी पुत्रिकाएं कर्ण पुत्रिका बहुत छोटी है, क्षीण है। ऋषि में क्या बनता था? बल्लूरक, लेकिन क्षीण आ जाए तो निर्वेधिम, ठीक है। तो निर्वेधिम को पढ़ लो बाधा, निर्वेधिम मतलब बाधा, किसको बाधा नहीं होना चाहिए? छोटी जो पुत्री है, छोटी बालिका जो घर में है, उसको कभी बाधा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्षीण पुत्रिका में निर्वेधिम लगता है। अब इसका हिंदी पढ़ लो, पीठोपम वाला, अभी हिंदी का पूछा जाए। हिंदी में ये पूछा जाता है, यदि दोनों कर्णपालियां मूल से छिन्न हो, क्षीण पुत्रिका मतलब मूल से ही कट गई, ऐसा नहीं कि छोटी पाली है। छोटी पाली में तो क्या बन रहा था? रिश्ते में बल्लूरक बन रहा था। यहाँ पे क्या बनेगा कि जिसकी मूल से ही कटी हुई पालियां हैं, मूल से ही छिन्न है, हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय करके हमको निर्वेदिम बंध बांधना चाहिए। हिंदी से भी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है व्यायोजिम, व्यायोजिम को पढ़ लो व्यायाम। देखो व्यायाम ऐसे लिखते हैं ना, व्यायाम, जो व्यक्ति मोटा है, स्थूल है, उसको क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए ना। स्थूल अणु सम विषम पाली, स्थूल हो या छोटी हो, सम हो या विषम हो, उसमें हमको व्यायाम करेंगे तो बढ़िया हो जाएंगे, है ना। मोटे हैं तो पतले, पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि पाली का एक भाग स्थूल हो, दूसरा सूक्ष्म हो, एवं एक समान हो, दूसरा विषम हो, तो वहां पर व्यायोजिम बंधन बांधते हैं। निर्वेदिम, वेदिम को मैंने बाधा पढ़ दिया था। वेदिम का बा ऊर्धा बाधा, किसको बाधा नहीं पहुंचना चाहिए? पुत्री को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। जो पुत्री घर में छोटी है, छोटी बच्ची है, उसको बाधा नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा कोड बनाया था हिंदी में, ऐसा याद कराया आपको, जिसकी पुत्री का एक कर्ण पुत्री ये कहलाती है। अगर ये मूल से ही छिन्न हो गई है तो वहां पर क्या बनेगा? निर्वेदिम बनेगा, ठीक है। अगला है आभ्यंतर दीर्घ एक पाली। इतना बताया था अभी के अभी, क्या पढ़ा था हमने? आभ्यंतर दीर्घ एक पाली अकेला हमने आप और आसंगिक में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर बाह पाली और दूसरा सेंटेंस नहीं था। पाली अल्प पाठ और इतर अल्प पाली कपाट संधि का सेंटेंस बड़ा हो जा रहा है, वो कपाट संधि। आभ्यंतर दीर्घ एक पाली, आभ्यंतर की जो पाली थी वो दीर्घ थी, लेकिन दूसरी पाली के लिए कुछ नहीं बोला था। अब यहाँ पर दूसरी पाली के लिए बोला है कि वो अल्प है तो कपाट संधि बनेगा। ऐसे हमने बाह दीर्घ एक पाली के लिए गंडकर्ण कहा था, बाह पाली दीर्घ थी उसके लिए गंडकर्ण बना था, लेकिन बाह पाली दीर्घ है और आभ्यंतर जो है अल्प है, इसमें क्या बनेगा? अर्ध कपाट बनेगा, ठीक है। इसमें कपाट, इसमें अर्ध कपाट। अब इसको मैं थोड़ा सा कोड बनाकर आपको याद करा देती हूँ तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। आग में किसको जलाया? कौए को जलाया। आ किसको जलाया? कौए को जलाया। आप और आसंगिन, काप और गंडकर्ण। आप और आसंगिन की तुलना हमने किससे की? काप और कपाट संधिक से की। और काप और गंडकर्ण की तुलना हमने किससे की? अर्ध कपाट से की। इससे अर्ध कपाट, ये कोड है याद करने का, क्योंकि आपको याद है आसंगिन में छोटा सेंटेंस था, कपाट में उसका बड़ा हो जाएगा। आभ्यंतर दीर्घ तो रहेगा, बाकी दूसरा अल्प पाली दिया जाएगा। गंडकर्ण में बाह दीर्घ तो रहेगा, लेकिन अर्ध कपाट में उसके आगे का सेंटेंस जुड़ जाएगा। आगे कौआ से आपको याद रखना। ये ट्रिक समझ आ गया? ट्रिक समझ आ गया कि नहीं? अब जो लास्ट की जो 5 असाध्य है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना। आसंगिन की तुलना हमने कपाट संधिक से की है और गंडकर्ण की तुलना हमने अर्ध कपाट से। कैसे? आसंगिन में केवल इतना था और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कपाट संधि में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आभ्यंतर दीर्घ एक पाली तो रहेगा, बाकी यहाँ पे अल्प पाली भी जुड़ जाएगा। और गंडकर्ण में बाहरी एक पाली तो रहेगा, साथ में क्या रहेगा? अल्प पाली भी जुड़ जाएगा, इसको हमने अर्ध कपाट बोलते हैं। ट्रिक से बस याद करें, आगे कौए से याद करेंगे, ठीक है। 17 नंबर का चैप्टर सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 16 नंबर का चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने कर्ण संधान की विधियां, कर्ण संधान की विधियां जो है 15 थी, उनमें से हमने 10 पढ़ लिए हैं, प्लस साध्य जो होती है 10 कंप्लीट हो गया था कल की क्लास में। उसके आगे से हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिला हो, एक बार आप हम पढ़ेंगे असाध्य, संक्षिप्त आर्या, पंच असाध्या। उनमें से सबसे पहले संक्षिप्त पढ़ने वाले हैं और हमने पांचों की पांचों का नाम याद किया था एक कोड से, सही, वय, का। सा फॉर संक्षिप्त, ही फॉर हीन, वा फॉर वल्ली, या फॉर यष्टि और का फॉर काकोष्ठक। इसलिए मैंने बोला एक बार चेक करना होता है। शुष्क शशकुली उत्सन्न पालिर अल्प पाली, पूरा का पूरा याद ही नहीं करना है, केवल शुष्क शशकुली से कोड बनाकर हम याद कर लेंगे। संक्षिप्त मतलब क्या होता है? बहुत छोटा या बहुत कम। शुष्क शशकुली मतलब क्या है? शशकुली जो है बहुत सूख गई है। अब ये शुष्क वाला जो है किसमें आया था? बल्लू, याद कराया था। बल्लू मतलब शुष्क मांस होता है, शुष्क मतलब ही छोटा होता है, और इससे याद हो गया था। फिर हमने क्षीण पुत्री काष्ठ को याद किया था कि पुत्री अगर क्षीण है तो उसको बाधा नहीं पहुंचाना, छोटी पुत्री को। ऐसे करके यहाँ पर शुष्क शशकुली आया है, तो संक्षिप्त मतलब कम है, शुष्क मतलब भी कम है, ठीक है। तो ऐसे इसमें बाहपाली का शशकुली भाग सूख गया, पूरा पाली का भाग नष्ट हो गया है ना। उत्सन्न अपाली, पाली का भाग नष्ट हो गया हो, दूसरा भाग भी कैसा हो? अल्प हो। कुल मिला के सब कुछ बहुत कम कम है। शुष्क शशकुली, उत्सन्न पाली, अल्प पाली, संक्षिप्ता। फिर हीन कर्ण क्या होता है? अनधिष्ठान पाली, मतलब यहाँ पर जो पाली है, ये पाली है उसका अधिष्ठान ही गायब है, अधिष्ठान ही नहीं रहता, ठीक है। तो अनधिष्ठान पाली पर्यंतो क्षीण मांसो हीन करना, और वहां पे पाली का जो मांस है वो कैसा है? क्षीण है, बहुत कम है। तो एक कोड बनाकर याद करो कि हीन किससे है? अपने अधिष्ठान से हीन हो गया है। क्या कोड बना हमारा? अपने खुद के अधिष्ठान से हीन है। जिसका अधिष्ठान नहीं है वो कौन सा होता है? हीन कर्ण होता है, ठीक है। इसमें बाह पाली का ये हो गया था हमारा, जहां पर पाली का अधिष्ठान ही ना हो तथा गंड के दोनों तरफ बाह भाग में मांस क्षीण हो, वहां पर हमको हीन कर्ण बंध बांधना चाहिए। यदि पाली पतली तेरी मेरी अल्प हो, वहां पर बल्ली कर्ण बांधना है। तो तनु विषम अल्प पाली, तो बल्ली मतलब क्या होता है? लताएं। लताएं कैसी होती है? बड़ी पतली पतली सी होती है, ऐसे होती है ना लताएं, आरी तेरी होती है, पतली सी होती है, तो वहां पर क्या बनता है? बल्ली कर्ण बनता है। फिर ग्रथित मांस शब्द सिरा संतत सूक्ष्म सूक्ष्म पाली यष्टि कर्ण, यष्टि कर्ण को हम यष्टि मधु से पढ़ेंगे। जो 5
असाध्य है उनका अगर हिंदी भी याद ना रहे तो चलेगा, श्लोक का कोड याद कर लेंगे, बाकी उनका हिंदी भी याद होना जरूरी है, जो हमने 10 साध्य पढ़ी है। तो ग्रथित को हम पढ़ लेंगे ग्रंथि। यष्टि मधु की जो आपने देखी है कांड, उसमें थोड़ी सी ग्रंथियां होती है, तो यष्टि मधु में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी गांठें होती है। हमने ग्रंथि से यष्टि कर्ण को याद कर लिया। तो जो काक, काकोष्ठक का काक पढ़ लो, काक मतलब कौवा, क्या करता है, मांस खाता है, तो निर्मांस करके याद करेंगे, कौवा क्या करता है, मांस खाता है। निर्मांस संक्षिप्त अग्र अल्प शोणित पाली में काकोष्ठक बनता है। इस प्रकार से हमने 15 कर्ण संधान की विधियां कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे ये दिया है कि अगर किसी व्यक्ति की पाली ना हो तो उसमें हमको कहाँ का स्किल लगाना चाहिए, तो यस्य पाली द्वयम अपि कर्णस्य न भवेदिह कर्णपीठम समी मध्ये तस्य विद्वा विवर्धयेत्। क्या करना है कि जिस मनुष्य के कान में दोनों पाली ना हो तो कर्णपीठ के मध्य के समान स्थान में वेधन करके वर्धन, नहीं यहाँ पे लगाने को नहीं मिला, क्या बोला है, कर्णपीठ है, इसके यहाँ कहीं मध्य में वेधन करना है, वेधन करने के बाद वर्धन करना चाहिए। अब जैसे भी होता है प्रोसेस में डायरेक्टली तो देखी नहीं, हमने भी नहीं देखी है, तो अगर किसी के कर्णपाली ना हो तो कहाँ पर हमको वेधन करना है, स्थान याद रखेंगे, कर्णपीठम समी मध्य, वहां पर हमको वेधन करना चाहिए। ठीक है, बाहर की कर्णपाली लंबी हो तो भीतर की ओर संधान करना चाहिए, अगर भीतरी कर्णपाली लंबी हो तो बाहर की ओर संधान करना चाहिए। ठीक है, अब ये है स्किन वाला। यदि किसी मनुष्य की पाली ना हो तो शास्त्र के वैद्य गंड प्रदेश कपोल स्थल से जीवित तथा कुछ संबंध रखे हुए मांस को लेकर उसकी कर्णपाली बनाए। कहाँ का स्किन आपको लेना है, अगर कर्णपाली नहीं होता है तो गंड प्रदेश, कपोल स्थल जिसको बोलते हैं गंड प्रदेश, वहां का हमको मांस लेना है ना, और वहां पे कर्णपाली तैयार करना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है गंड प्रदेश वाला, और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कर्णपीठ के मध्य के समान हमको वेधन करना चाहिए। और क्या करना है, हिंदी से पढ़ेंगे, संस्कृत से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने कर्णपाली का वेधन किया, बंधनों में से एक बंधन करने की इच्छा वाला वैद्य प्रथम अग्रगण्य अध्याय में गुरु हमने पढ़ा, सुरामन दूध जल कांडी फूटे बर्तन का महीन चूर्ण, जो भी है। अच्छा, ये यूपीएससी में आया था, ओके ठीक है। जो बंधन लगाना हो निश्चय करके छेदन विधन लेखन हमने कर दिया है। अब हमको ये देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है कि कर्णपाली का वेधन किया था या फिर जो संधान हमने किया था, रक्त वहां पर अगर निकल रहा है, छेदन विधन लेखन हमने किया है, अगर वहां पर वायु की दृष्टि है, अगर वहां पर वायु की दृष्टि है, देखो एक क्या करना है, केवल दो प्रोसेस है कर्णपाली को उत्पन्न करने के लिए, एक तो यहाँ पर वेधन करके वर्धन कर दो या डायरेक्ट स्केल लगा दो, ये दोनों अलग अलग मेथड है, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो यदि वायु की से दूषित रक्त हो तो हमको किस चीज से सिंचन करना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो कांजी और गर्म जल से सिंचन करना है वात की दृष्टि में। पित्त से दूषित रक्त है तो ठंडा पानी और दूध से करना है। कफ से दूषित रक्त है तो वहां पर हमको सुरामंड और गर्म जल यूज करना है। देखो पानी की बात करें तो पहले वात पित्त कफ में, पित्त जो होता है गर्म होता है उसमें ठंडा पानी यूज कर दिए, बाकी वात और कफ ठंडा होता है उसमें हमने गर्म पानी यूज कर दिया। एक चीज हमने अलग कर दिया, इसको हमको याद नहीं रखना था क्योंकि बहुत इजी है। दूसरी चीज हमको याद रखना है कि कांजी, दूध और सुरामंड। देखो दूध कैसा होता है, शीतल होता है, जो कि पित्त को शमन करता है, तो एक चीज हमने एलिमिनेट कर दी, एलिमिनेशन टेक्निक याद करने की। दूध क्या करता है, पित्त को शांत करता है। फिर कांजी और सुरामंड में से याद करना है, तो देखिए सुरा जो होती है कैसी होती है, तीक्ष्ण होती है, इसका लेखन करेगी, सबका लेखन करेगी। तो सुरामंड जो है कफ में दे रहे हैं, कांजी जो है बाद में दे रहे हैं। जब भी कोई टफ चीज हमारे सामने आती है तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं और करना चाहिए, आपको आसानी से याद रहेगा। हमने कोड भी नहीं बनाया, समझकर याद कर लिया, याद हो गया। कांजी बात में, पित्त में दूध और सुरामंड जो है कफ में यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कर्ण संधि, हाँ प्रक्षालित, प्रक्षालन करना है इनसे, उस स्थान पर लेखन कर्म करके कर्ण संधि को ना ऊंचे ना नीचे और ना विषम रखकर स्तुति के बंद होने पर संधान कर देना चाहिए। फिर मधु शहद, सॉरी शहद और घृत लगाकर पिचू या स्रोत से ढककर डोरे से ना अधिक गाढ़ा ना अधिक शिथिल बांधकर कपाल चूर्ण छिड़कना है। क्या छिड़कना है, क्या लगाना है, शहद घृत लगाना है, कपाल का चूर्ण छिड़कना है और आहार विहार उपदेश करना है। विवरण अध्याय में कहीं विधान का विस्तार को करना चाहिए। ठीक है, ओके। किसी किसी पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि आम तेल का अभिषेक, लिखा तो है, इसी में तो लिखा है, पढ़ के आज 5 बजे से इसलिए क्लास एकादशी है, उसकी पूजन करना है, हमको लेट हो जाएंगे इसलिए। 19 नंबर का श्लोक देखते हैं। ना चा शुद्ध रक्तम अति प्रयुक्तम रक्तम क्षीण रक्तम व संधात साही, क्या बोल रहे हैं, तो ना चा शुद्ध रक्तम अति प्रयुक्तम रक्तम, क्या बोले हैं कि अगर ये अशुद्ध रक्त, कर्णपाली से अशुद्ध रक्त निकलता है, अधिक मात्रा में रक्त निकलता हो अथवा रक्त बहुत कम निकलता हो तो संधान नहीं करना चाहिए। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनता है ना, सम्यक में हमने वहां पर देखा था, सम्यक अगर वेदन हुआ है तो बंधन के समय, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कि किन कंडीशन में, या कथनात्मक क्वेश्चन बन सकता है। तो बंधन के समय यदि कर्णपाली से अशुद्ध रक्त निकलता है, दूसरा अधिक मात्रा में रक्त निकलता है अथवा रक्त बहुत कम निकलता है तो हमको संधान नहीं करना है। अशुद्ध रक्त निकल रहा हो, ज्यादा रक्त निकल रहा हो या बहुत कम निकल रहा हो, इन सब कंडीशन में संधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद दुष्ट रक्त में संधान करने से रोपित होने पर क्या हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि अगर जो रक्त निकल रहा था वहां पे बाद दोष का इन्वॉल्वमेंट था और आपने संधान कर दिया, बढ़िया पैक कर दिया उसको, तो वहां पर कौन सा रोग हो सकता है, परिपूर्ण। तो कोड बनाकर याद करियो, परियों की बातें, क्या है, परियों की बातें। हमेशा जब परि वाला बात में आता है तो हम परियों की बातें से याद करते हैं। ठीक है, फिर पित्त दुष्ट है तो वहां पे पित्त के लक्षण मिलेंगे, दाह पाक राग वेदना, वेदना भी मिल रहा है क्योंकि वायु में मिलता है। श्लेष्मा में स्तब्धता मिलेगी, कंडू, कंडू बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ना वायु में हमको मिला, ना पित्त में मिला, ओनली कफ में मिला। तो परियों की बातें याद हो गया, दाह पाक सब कुछ पित्त में है, अकेला वेदना इसलिए याद रखना है क्योंकि हमको वायु से कंफ्यूज करेगा, और कंडू कफ में, काफ और कंडू, काफ और कफ करके याद करें। अति प्रयुक्त रक्ते श्याव शोकमान, क्या होता है, बहुत ज्यादा रक्त निकल रहा है, श्याव क्षीण क्षीण अल्पमान तो ना वृद्धिम उपैति, अगर वहां पे रक्त ज्यादा निकल रहा है, श्यावता है अवस्था में संधान करने से वह स्थान काला और नीला तथा शोषित हो जाता है। कंडीशन नहीं बताई है, कथनात्मक में आता है, कथन आ बोलेगा अति रक्तस्राव में संधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति रक्तस्राव में संधान हम करेंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, उस स्थान पर काला या नीला हो जाएगा, दूसरा शोषित हो जाएगा। इस कारण से हमको अति रक्त अवस्था में संधान नहीं करना। और क्षीण अवस्था में क्यों नहीं करना है, रक्त की क्षीण अवस्था में संधान करने से मांस कम रहने के कारण संधान करने पर भी उसकी वृद्धि नहीं होती। ये ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन में जाएगा। बात समझ में आई आपको, अति रक्तस्राव में हमने कर दिया तो वहां पे काला नीला पड़ जाएगा, शोष हो जाएगा। कम रक्तस्राव में कर दिया तो वहां पे मांस कैसा होता है, कम रहता है, तो कम रक्त निकल रहा होगा तो अगर वहां पे करेंगे संधान करने के बाद भी उसमें वृद्धि नहीं होगी। इस कारण से दोनों अवस्थाओं में हमको संधान नहीं करना चाहिए। ठीक है, आम तेल
अत्यंत यात्रम परिचय, तिल्ली के तेल द्वारा 3 दिन तक परिचय करना चाहिए। संधान के बारे में हमने पढ़ा था, 3 दिन तक आम तेल का परिचय करना है। और त्रिरात्र पिचु परिवर्तित, तो प्रत्येक दिन पिचु का परिवर्तन करना है। और वहां पे हमने प्रत्येक तीसरे दिन 3-3 दिन पर हमने पढ़ा था ना, जब कर्णपाली का वेधन करते हैं, कर्ण वेधन करते हैं, कान में तेल करते हैं, तो वर्दी को बढ़ा कर डालना 3-3 दिन तक, ये पढ़ा था। पूरा 3-3 दिन का ही डिजिट है। आम तेल का 3 रात्रि तक परिचेचन करना है, पिचु भी लगाना है। यदा पुरुषो निरुद्रवा सवर्णो भवति तदेनम शनैः शनैः अभिवर्धयेत्, और क्या करना है, जब वो सुनिरुद्ध हो जाता है, उपद्रव रहित होता है, सवर्ण हो जाता है, तो हमको धीरे-धीरे वर्धन करना चाहिए। प्रत्येक तीसरे दिन पिचु का परिवर्तन करना चाहिए। इस तरह से जब वह ठीक तरह से रोपित हो जाए तथा कोई उपद्रव भी ना पैदा हो, तो उस स्थान की त्वचा का सदृश हो जाए, तब उसके छिद्र को वर्धनों को द्वारा धीरे-धीरे बढ़ाना स्थितित करने से संगम शोथ दाह पात राग वेदना होती है, अर्थात वह फट जाता है। तो ये हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा है। नीचे बस पढ़ेंगे, प्रथम स्वेदन कर्म करने के तेल को कान पर लगाकर मंडन करना। इस तरह तेल के प्रयोग से बिना उपद्रव हुए ठीक तरह से कर्ण बलवान हो जाता है। अब आ जाएगी श्लोक नंबर 25 पर। 25 क्या बोल रहा है, जो कान उक्त प्रकार से स्वेदन स्नेहन उद्वर्तन अभ्यंग करने से नहीं बढ़ते, उनके लिए अपांग प्रदेश में प्रक्षालन करना है। ये सब चीजें हमने कर दी, उक्त प्रकार से स्वेदन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उद्वर्तन कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो अपांग प्रदेश में कुछ प्रोसेस करने को बोला है ना। ये अच्छे से याद रखेंगे, अपांग प्रदेश में प्रक्षालन करना है। कर्ण के बाह्य प्रदेश में प्रक्षालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से राधि मर्म होने से निश्चित ही अनेक व्यापक आंध दृष्टिनाश उत्पन्न होता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन में जा सकता है, या कौन सा कथन कर्ण संधान के संदर्भ में सत्य है या असत्य है। कहाँ करना चाहिए, अपांग प्रदेश में प्रक्षालन करना चाहिए हमको, कर्ण के बाह्य प्रदेश में प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे राधि मर्म होते हैं, जिनसे अंधता दृष्टिनाश आदि हो सकता है। विदुर मर्म जो होता है, विदुर मर्म पर आघात होने पर बहरा हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे बोला है अंधा दृष्टि आदि मतलब बहरापन भी हो सकता है, आदि मतलब वही है। ठीक है, तो आपने जो चीजें सब्जेक्ट में पढ़ी है वो आपको याद है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा। कुछ चीजें हमको यहाँ से संहिता में एक्स्ट्रा मिलती है। कैसी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, जहाँ से कथनात्मक क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं ना, उन पर आपको स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि बहुत सी संधान की विधियां आपने सब्जेक्ट में पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, कुछ जो स्पेशल है उस पर ही फोकस करना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर बहुत डीपली क्वेश्चन बना देगा तो इसी तरीके से बनाएगा। ठीक है, अब जब कर्ण पर बाल उत्पन्न हो जाए, छिद्र अच्छा हो, संधि जुड़ गई हो, कर्णपाली समान हो तथा स्थिर हो, वहां के वर्ण का भली भांति रोपण हो गया हो तथा पीड़ा भी नहीं होती, ऐसी अवस्था में धीरे धीरे उस कान का उपाय द्वारा वर्धन करना चाहिए। ठीक है, अब लिखा है कि मनुष्यों की कर्णपाली में होने वाले रोगों को कहता हूँ मिथ्या आहार विहार से वात पित्त कफ, ये कुपित होकर पृथक पृथक दो मिलकर तीनों मिलकर कर्णपाली के अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कर्णपाली में वायु के कुपित होने पर क्या होगा, वायु का अगर वात अगर दोष प्रकोपित है तो क्या होगा, विस्फोट स्पर्श ज्ञान का भाव शोथ उत्पन्न होगा। पित्त का प्रकोप होगा, दाह विस्फोट का प्रादुर्भाव होगा, शोथ पाक होगा। कफ का कुपित होगा तो पंडु शोथ, कान में जकड़ाहट और भारीपन उत्पन्न होगा। तो देखो सिंपल सा है, देखो शोथ कहाँ कहाँ आया है, तीनों में आया है, इधर भी शोथ है, इधर भी शोथ है, सबसे सही याद कर लो इसको। तो देखो विधा विस्फोट शब्दा शोफा वात में होता है, शोफ यहाँ पर भी है, पित्त में भी है और शोफ यहाँ पर भी है, तीनों में मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं विस्फोट। विस्फोट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर है वात में, पित्त में। विस्फोट वात में हो सकता है, पित्त में हो सकता है, लेकिन कफ में विस्फोट नहीं आएगा। स्तब्धता यहाँ पर भी है, स्तब्धता यहाँ पर भी है। ठीक है, अब दाह है, पाक है, पित्त में रहेगा, कंडू जो है कफ में रहेगा, इसका ये आइडियल गुण होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम अगर ये स्तंभता इतना सारा हमको याद थोड़ी ना रहेगा, हम याद कैसे कर पाएंगे। तो देखो जिसमें कंडू वस्तु के साथ स्तंभ आ रहा है, तो कंडू से आपको पहचान आ जाएगी कि ये कफ का होगा। बाकी यहाँ पे विस्फोट स्तब्धता के साथ शोफ आ रहा है तो वात का समझ लेना, क्योंकि विस्फोट स्तब्धता वात में है और स्तंभता के किसमें है, कफ में है। ठीक है, तो कंपेयर करके आप इसको याद करेंगे। अब हमने जो पढ़ा है क्या है, 10 प्रकार के उपद्रव होते हैं, नाम याद नहीं रखना है आपको। अमन सकंडू जम्बू श्रावी दाहवान आदि 10 उपद्रव होते हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही उनकी चिकित्सा याद रखना। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। कर्णपाली के उपद्रव हम चिकित्सा स्थान में कहीं और पढ़ने वाले हैं, वहां से याद करें। ठीक है, अकेला ग्रंथिक वाला याद कर लो। ग्रंथिक उपद्रव में प्रथम शस्त्र से ग्रंथि को चीर कर उसमें से रक्तादि को स्रावित कर देना चाहिए। उसके अनंतर सैंधव लवण द्वारा घर्षण करके उसी का जल्दी स्लेट लगा देना चाहिए। लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर की। रोगी के द्वारा किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि का यथावत वर्णन। छिन्न नासिका के बराबर किसी वृक्ष का पत्ता लेना है ना, उसके बराबर ही कपोल से कुछ संबंध रखते हुए चर्बित मांस काटकर कटे नाक के अग्रभाग का विलेखन करना यहाँ का है ना, उस स्थान पर मांस लगाकर पीछे सीवन करना है, बंधन लगाना है, सावधानीपूर्वक शीघ्रता से जोड़ना है। उसके पश्चात क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नासा के रंध्रों में, नासा के दोनों रंध्रों में क्या डालना है, एरंडनाल डालना है। प्रवेश कराकर नासा को कुछ नीचे उठाकर दोनों को जोड़ देना है। नासिका की तरह देकर बंधन लगा दे, पश्चात उसका लाल चंदन मोलेट आदि सब कुछ करना है। ठीक है, बस यहाँ तक एरंडनाल का यूज करते हैं। अब उष्ण का संधान, जैसे नासा का संधान करते हैं वैसे ही उष्ण का संधान करते हैं, बस इतना अंतर होता है कि नासा वाले में एरंडनाल का प्रयोग किया जाता है, उष्ण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि नासा संधान उष्ण संधान की विधि का वर्णन सुश्रुत जी कहाँ किए हैं, तो ये उत्तर तंत्र में नहीं किए हैं, जहाँ पर हम सालाक के पढ़ते हैं। कहाँ पर किया है इन्होंने, जहाँ पे कर्ण संधान बताया है वहीं पर उष्ण संधान भी बताया। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगला 16 नंबर का 17 नंबर का चैप्टर शुरू करते हैं, सप्तदशो अध्याय आम पक्वेशनी अध्याय। अच्छे से याद रखिएगा चैप्टर का नाम, क्योंकि यहाँ से कुछ रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने शोथ का वर्णन कहाँ पर किया है। ठीक है, शोथ का वर्णन यहीं पर किया, आम पक्वेशनी अध्याय, आम पक्व आदि शोथ का वर्णन यहाँ पर किया है। तो आम शब्द से आम पच्यमान दोनों का ग्रहण होता है, क्योंकि आगे चलकर आम पच्यमानस ये नहीं बनता। शोथ समुत्थानाम ग्रंथि विद्रति अधिपत्य प्रायण व्याधि अभिहता आगे का होता है। जो शोथ होता है मतलब ग्रंथि विद्रति अधिपत्ति अनेक स्वरूप की व्याधियां प्रायः शोथ हुआ करती है। ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी 2020 का पेपर या फिर या ये पीजीटी में देखना 21-22 कहीं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है या किसी पीएससी में आया है। उपरोक्त किससे संबंधित है, प्रथु ग्रंथित समो विष्णु, इतना श्लोक आता है किसके लिए, किसी को याद है कहां पर आया है, ये शोथ से संबंधित है। शोथ कैसा कैसा हो सकता है, प्रथु हो सकता है, प्रथु मतलब क्या है, बड़ा है ना, फैला हुआ। ग्रंथित मतलब गांठदार हो सकता है, सम हो सकता है, विषम हो सकता है। हाँ, यूपीएससी में आया, मैंने लिखा हुआ है, यूपीएससी का पेपर है। अच्छा, या ये पीजीटी में भी आया है, हाँ बिल्कुल।
तो प्रथु ग्रंथित सम विषम जो है शोथ होता है, शोथ के लिए आया हुआ है। कैसे याद रखोगे आप? देखो ऐसे याद रख सकते हो, इसका है किसी आचार्य ने प्रथु ग्रंथित टाइप का कुछ बताया है क्या? प्रथु ग्रंथित टाइप का शोथ बताया है कि नहीं बताया? जब मैंने आपको चरक सूत्रस्थान का 18वां चैप्टर त्रिशोथी अध्याय पढ़ाया था, वहां पे हमने आपको बताया था ना, भागवत का है ना, वही चीज, वही से याद रखना। प्रथु ग्रंथित टाइप के कुछ भेद बताए हैं भागवत में, है ना। तो प्रथु ग्रंथित सम विषम होता है शोथ, और त्वचा मांस के आश्रय होता है। शरीर एक देश होता, शोथ की परिभाषा बताई है। शरीर एक देश होता, शरीर का कोई पार्ट, वहां पे कोई स्थान पर जो एक देश उत्था, एक स्थान थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना, उसको हम शोथ कहते हैं। इसका भी रेफरेंस पूछ लिया जाता है। शरीर के किसी एक देश में उत्पन्न होता है उसे शोथ कहते हैं। याद कर लीजिएगा, प्रथु ग्रंथित सम विषम मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगातार 3, 4, 5 साल के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ विमर्श पढ़ लो, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए। यहाँ पर जो शोथ वर्णित है वह हृदय वृक्क यकृत के रोगों में उपद्रव रूप से उत्पन्न सर्वांग शोथ तथा अर्धांग शोथ से भिन्न शोथ है। मतलब यहाँ पे हम उस सर्वांग शोथ टाइप का नहीं पढ़ रहे, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है या लीवर पर ज्यादा लोड हो जाता है, इसके कारण से अधो पार्ट में शोथ हो जाता है, पैरों में, है ना, वो नहीं पढ़ रहे। लीवर की जो प्रॉब्लम है ना, हार्ट की जो प्रॉब्लम की वजह से शोथ आता है, वो शोथ यहाँ पर नहीं है। इस शोथ में केवल स्थानिक लक्षण मिलेंगे, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं, अडीमा नहीं बोल सकते, है ना। यहाँ पे केवल स्थानिक लक्षण, जैसे 5 साइन पढ़ते हैं ना हम शोथ के मॉडर्न साइंस में, कौन कौन से हैं? रूबर, कैलर, डॉलर, मुझे अब याद नहीं है, भूल गई, है ना। सर्जरी के नोट में लिखा हुआ है वो 5 साइन, ठीक है। सूजन, लालिमा, ताप, वेदना, किंतु उन 2 शोथों में इंद्रिय विकृति लक्षण भी होता है। एक स्थानिक शोथ है, इसमें हम इन्फ्लेमेटरी एडिमा, हाँ, इसको हम इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं या इन्फ्लेमेटरी एडिमा बोल सकते हैं। चरक में शोथ के 3 भेद पढ़ के आए हैं बात के, रूबर, कैलर, डॉलर, लॉस, पंक्चुअलेशिया, और एक और चीज आता है, रूबर, कैलर, हाँ, रूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर, लॉस ऑफ सेंसेशन, पंक्चुअलेशिया टाइप से आता है नाम उसका, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, ठीक है। अब शोथ कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपली विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? क्या लगाओगे? किस आचार्य के अकॉर्डिंग लगाओगे? तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 3 आंसर नहीं लगेगा। जो शोथ होता है, शोथ होता है वो सर्जरी का टॉपिक है, 3 नहीं लगाना है, वही तो हमने बोला। जो शोथ है ना, वो सर्जरी का ज्यादातर टॉपिक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आंसर लगेगा। शोथ के कितने प्रकार होते हैं? 6। इसमें जो कायरटी है ना, चरक की नहीं चलेगी, सुश्रुत की चलेगी। विद्रदी में सुश्रुत की चलेगी। जो सर्जरी के टॉपिक है उसमें सर्जरी की चलती है ना। कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ, तो उनके भी थे, इनके भी हैं। तो वात, पित्त, कफ एक सन्निपातज हो जाता है, शोणित हो जाता है, आगंतुक। बहुत सिंपल सा है। जब भी हम 6 भेद या 4 से ज्यादा भेद पढ़ते हैं, उसमें वात, पित्त, कफ के बाद सन्निपातज आना है, और चौथा दोष इन्होंने रक्त माना है, तो वो भी आ जाता है, और लास्ट में आगंतुक आ जाता है। विदाउट रेफरेंस अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर सुश्रुत का जाता है, शोथ में, ठीक है, चरक का नहीं जाता है। तस्य दोषा अंजनी लक्षण व्याख्या से यहाँ पे विदाउट रेफरेंस, हाँ बिल्कुल, विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आंसर लगेगा, चरक के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आप एक एक का लक्षण पढ़ लेते हैं, याद हमको ज्यादा नहीं करना है, बस यहाँ पर समझना है, समझने से काम चल जाएगा। एक का जो है डिफरेंस है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है, उसको याद करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था जब हमने क्लासेस शुरू की थी, बात पित्त, कफ के गुण का श्लोक, कर्म का श्लोक जरूर याद करना, उसी से तो हमारी आधी काय चिकित्सा कंप्लीट हो जाती है ना। तो बात में अरुण मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, परुष मिलेगा, ये तो पेटेंट हो गया। हमेशा अरुण, कृष्ण, परुष जो है बात में ही मिलता है। मृदु मतलब बहुत सॉफ्ट होगा, जैसे यहाँ पर कोई शोथ हो गया है, मतलब एक थोड़ा टाइप का हो गया, या फिर एक बलून है, उसमें आपने हवा भर दिया, बलून को दबा के देखोगे थोड़ा सॉफ्ट लगेगा ना, तो बहुत मृदु लगता है। अनवस्थित, अनवस्थित मतलब क्या होता है? एक जगह से यहाँ दबाव इधर आ जाएगा, इधर दबाव इधर आ जाएगा, मतलब ये मोवेबल होता है। तो अनवस्थित जो है, विषम अवस्था जो है बात के लिए होती है ना, तोड़ रहेगा। तोड़ क्यों रहेगा? वायु का ही आत्मगुण है, तोड़ वेदना विशेष में रहेगा। अब पित्त के शोथ में क्या होता है? पीला नीला जितना भी कलरफुल होता है पित्त में आता है, पीला कलर का, लाल कलर का। शीघ्रानुसारियो कोष आद्या, कोष तोष परिदाह जो होता है ना, वो पित्त में रहता है। यहाँ पे शीघ्रानुसारी मतलब बहुत जल्दी फैलने वाला होता है, तो मुलायम लगता है, शीघ्र बढ़ने वाला होता है, शीघ्रानुसारी। शीघ्रम आइस्कंदी कहाँ आता है? शीघ्र बढ़ने वाला। इससे आप ये अर्थ नहीं लगा लेना कि वायु जो होती है बड़ी जल्दी जल्दी काम करती है, तो जो वादल शोथ होगा ना, वो भी बहुत जल्दी बढ़ने वाला होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा शीघ्रानुसारी, तो मैं बात इसका आंसर कभी नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? पित्त लगाऊंगा। वेरी गुड। वो शीघ्रम आइस्कंदी जो है वात से दूषित रक्त में आता है ना, बिल्कुल, वात दूषित रक्त में आता है। ये शीघ्रानुसारी जो है कौन से शोथ में आ रहा है? पित्त में आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से याद रखना। और ओष आदि यहाँ पर ओष तोष परिदाह जो होता है वहां पर मिलेगा, ठीक है। अब श्लेष्मा में क्या होगा? पूरा श्लेष्मा के लक्षण है, पांडु श्वेत कलर का श्लेष्मा में ही आता है, शुक्ल है, कठिन है, ठीक है, शीत स्निग्ध मंदानुसारी, धीरे धीरे फैलने वाला। तिरस्रावी कहाँ था? तिरस्रावी जो था रक्त के कफ से दूषित होने पर हमको मिलता है, और यहाँ पे मंदानुसारी मतलब धीरे धीरे फैलने वाला, कफ में रहता है। कंडू कफ में मिलेगा, अभी तक हमने कंडू कफ में पढ़ा है। और सन्निपात में सारी वेदना इस से मिलेगी। और पित्तवत और शोणित में क्या मिलेगा? पित्त के समान लक्षण। लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग मिलती है, जो कृष्ण यहाँ पर मिल रहा था, जो कृष्ण यहाँ पर मिल रहा था बाद में, अति कृष्ण जो है रक्त में मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो पढ़ा सब कुछ पढ़ के समझ में आ रहा है। एक चीज को हमने इस पर याद रखने पर, मतलब इसको याद रखने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला, और एक यहाँ पर अति कृष्ण। तो देखिए अपने दिमाग पर लोड कम कैसे किया जाए, इस पर भी आपको पढ़ना चाहिए। दिमाग पर लोड कब होता है? जब आप सारी चीजों को याद करने की कोशिश करो, है ना। लोड कम कैसे होगा? जो चीजें आपको जनरली पता होती है कि परुष, कृष्ण, अरुण जो है बात में ही मिलेगा सब कुछ, बस हमको उन चीजों पर फोकस करना है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिनको हमको याद रखना, उसी पर आपको दिमाग लगाना है। इससे क्या होगा? बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं। दिमाग ज्यादा भर लेंगे तो जरूरी चीजें याद नहीं कर पाएंगे ना। तो कृष्ण यहाँ पर है, रक्त जो है बहुत काला होता है, अति कृष्ण, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शीघ्रानुसारी, मंदानुसारी, पता ही है। पित्त रक्त लक्षण आगंतुज, जो आगंतुर शोथ होता है उसमें पित्त रक्त के समान लक्षण मिलते हैं। और रक्त में क्या मिलता है? केवल पित्त के समान। इसका भी कोड बनाकर याद कर ले। जो पित्त है हमारे शरीर में वही रक्त है ना, रक्त का ही मल तो पित्त है। तो रक्त वाले में पित्त के जैसे, लेकिन आगंतुर में पित्त रक्त दोनों के मिलते हैं। तो एक कोड बनाकर याद करियो, जब भी हमको कोई बाहरी घाव लगता है तो हमको उसमें पीड़ा होती है। पीड़ा, जब भी पित्त रक्त दोष याद करना होगा हमको, कहीं भी हम उसका कोड क्या बनाएंगे? पीड़ा। पी फॉर पित्त, रा फॉर रक्त। कब हो रही है हमको पीड़ा? जब हमको आगंतुर शरीर टकराएगा और हमारे अंदर से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। तो यहाँ पर लोहित आभास मतलब
ब्लीडिंग या लाल कलर का दिखाई देता है ना, लोहित वर्ण का हावभाव, पीड़ा होती है आगंतुक में क्योंकि वहां पर ब्लड निकल रहा है। पूरा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, अच्छे से याद हो गया? आगे बढ़ चले। ये सब आपने शल्य तंत्र आपका क्लास में अभी शुरू नहीं हुआ ना, हो गया क्या? जब वह शोक विपरीत क्रियाओं से या दोषों की शक्ति अधिक होने से बाह आले परिचित से क्रियाओं करने पर भी शांत नहीं हो, तब पकने लगता है। उसकी आम पश्चिमान पक्व अवस्थाओं का लक्षण हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, जब होगा तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। तो हम अब आम अवस्था, पश्चिमान अवस्था, पक्व अवस्था तीनों के लक्षण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आज से भाषण निकलना स्टार्ट है। तो यहाँ पर आम अवस्था, ये पश्चिमान अवस्था और ये पक्व अवस्था, तीनों के लक्षण पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम क्या बना ले, स्ट्रक्चर बना लेते हैं दिमाग में याद करने का। देखो क्या होता है, जैसे ही सभी को एक दो पिंपल तो सभी को हुए होंगे, तो आप सोचो कि कहीं पर आपको पिंपल हो रहा है, जब वो शुरुआती है ना, उठ रहा है सरफेस से, बहुत ज्यादा पेन करता है ना, मतलब पहले दबा हुआ है आम अवस्था तो उसमें ना पेन करता, मतलब सरफेस से थोड़ा सा दिख रहा है ना, बिल्कुल जरा सा ऐसा हो रहा है, उसमें कुछ नहीं होता, थोड़ा सा गर्म लगेगा, थोड़ी सी वेदना है। लेकिन जब ये आधा पक जाता है, मतलब बिल्कुल प्रीवियस ईयर में बहुत बारी क्वेश्चन, जब ये कैसा हो जाता है पश्चिमान, पिंपल जब आधा पका रहता है तो बहुत खतरनाक, दुनिया की सारी तरीके की वेदना, सारी उपमाएं पश्चिमान कंडीशन में आने वाली, सारी उपमाएं पश्चिमान में। तो पक्कू में क्या रहता है, पक्कू में जब पूरा पिंपल पक जाता है बिल्कुल, तो वहां पे वेदना कम हो जाती है, लेकिन पीला पीला दिखता है, लेकिन वेदना कम रहती है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सारी कम कम चीजें जो है आम अवस्था में होगी, मंद उष्णता, हाथ लगा के देखेंगे थोड़ा सा गर्म लगेगा, तो समझ सरफेस से अभी उठा ही नहीं है, केवल वहीं पर हमको डॉट सा दिख रहा है, तो क्या लगेगा, त्वचा की सवर्णता है। अच्छा ये वॉच करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज है भाई, है ना, सबको होते हैं, युवावस्था की निशानी है वो, तो खुश होना चाहिए। ठीक है, चल। तो मंद उष्णता, स्वस्थ सवर्णता, शीत शोकता, वहां पर जो शोक होता है ना, वो भी कैसा रहता है, शीत स्पर्श वाला रहता है। स्थान तो थोड़ा सा गर्म रहता है, लेकिन वहां पे जो शोक होता है ना, बड़ा शीत रहता है। ठीक है, स्थैर्यम, स्थिरता, कठापन रहता है, देखो सरफेस से उठानी है तो हाथ लगा के देखो ना, कड़क कड़क सा लगता है। वेदना भी कैसी होती है, मंद होती है। शोक भी कैसा रहता है, अल्प होता है। ये मैंने अभी आपको याद नहीं कराया, ये ऑनली पढ़ाया है, याद कब करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ये याद करते चलेंगे। ठीक है, पश्चिमान बताना, जितनी भी दुनिया भर की उपमाएं होती, सारी वेदना पश्चिमान में होती है। जैसे सूची के समान, निस्तूदन के समान, दशक पीली का, ऐसा लगता है कि कोई चींटी काट रही है, ऐसी वेदना। ठीक है, सन सर्पयति छिद्यति शस्त्र, ऐसा लगता है कि कोई हमको शस्त्र से काट रहा है, शस्त्र से भेदन कर रहा है, चींटियां काट रही हूं। ठीक है, शक्ति विस्तार दंडे, कोई हमको डंडे से पीट रहा है, ऐसी वेदना होती है। पानी ना घटते विचार अंगुलियां, कोई अंगुली से दबा रहा है, पैरों से कुचल रहा है, कोई दहा रहा है, मतलब दहन कर रहा है, जला रहा है, अग्निशार लगा रहा है कोई हमारे शरीर में, ओष्ठ ओष्ठ परिदाह, बिच्छू काट रहा हो जैसी वेदना मिलती है। स्थानम, स्थान आसन शयनेषु ना शांति, चाहे आप एक स्थान पर बैठ जाओ ना, इसका भी गलत लो, बैठने पर सोने से भी शांति ना मिलती हो, है ना। और ये सारे जो लक्षण है बहुत इंपॉर्टेंट, एक कोड बना लो कि जितनी भी उपमा वाली वेदना है सारी पश्चिमान में। अब आध्यमात वस्ती रेव वातादश्च शोको भवति, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमान शोक में। पारिक का मैंने आपको कोई चीज पढ़ाया है, पारिक 80 पेजेस में, वहां पर आध्यमात वाला 52 नंबर का पेज है, 50 नंबर कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पे बहुत सारी कंपैरेटिव चीजें मैंने पढ़ाई है। वेरी गुड। पश्चिमान विद्रधी और एक और चीज लिख लो, आमवात, पश्चिमान शोक, पश्चिमान विद्रधी और एक आमवात में दृष्टिक दंशवत, अभी मैं लिखाने वाली 3-4 चीजें हैं, कोलेट करके याद करेंगे। आध्यमात वस्ती, ऐसा लगता है कि वस्ती फूल गई हो। तो देखो मैंने क्या बताया था कि अधपका सिंबल ऐसा लगता है, फूला हुआ लगता है ना, एकदम फूला, बहुत ज्यादा पक जाता है तो पति पर हो जाता है, वो पूरा पक जाता है, लेकिन यहाँ पे वस्ती के जैसा खिंचा हुआ लगता है, जैसे किसी ने हवा भर दी हो। ठीक है, त्वचा में वैवर्ण्यता, अब त्वचा में सवर्णा कहाँ थी, यहाँ पे सेम सिंबल बना लो, यहाँ पर थी, यहाँ पे त्वचा कैसी हो गई, विवर्ण हो गई। यहाँ पे शोक कैसा था भाई, यहाँ पे जो शोक था अल्प शोक था, यहाँ पर जो शोक है कैसा है, बढ़ जाता है। यहाँ पर जो है वेदना मंद वेदना थी, यहाँ पे सारी दुनिया भर की वेदना हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम, हाँ, पश्चिमान दृष्टिक दंशवत वेदना लिख लिया, आशी विष के समान और लिख लो, आशी विष के समान कहाँ कहाँ मिलता है, टिक्का, श्वास और विसर्ग में मिलता है। आंखों विष के समान, आंखों मतलब होता है चूहा, आशी मतलब होता है सर्प, आंखों के समान जो वेदना होती है वो हमको वात रक्त में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर ना। ओके, अब आते हैं पक्व अवस्था। तो जब पूरा पिंपल पक गया तो वेदना शांत हो जाएगी। फिर से वेदना को मैच कर लें, मंद वेदना यहाँ पर, सारी वेदना यहाँ पर, वेदना की शांति कहाँ पर, पक्व में। अल्प शोकता कहाँ पर थी, अल्प शोकता यहाँ पर, शोक वृद्धि यहाँ पर, अब अल्प शोकता यहाँ पर। अब ऊपर नीचे जो है शोक शोक कम है, शोक की वृद्धि कहाँ पर है, पश्चिमान में। बलि प्रादुर्भाव, जब आधा पका था तो बहुत टाइट था, जब पूरा पक जाता है तो वहां पर रिंकल्स आ जाते हैं। पका हुआ आम, कच्चा आम देख लो, कच्चा आम जो होता है बहुत टाइट रहता है, पका हुआ आम में क्या हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है। तो बलि प्रादुर्भाव और पूरे तरंग संचरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कहाँ गया, हाँ, शरणम पुलस्य, सूर्य का शरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। बलि प्रादुर्भाव, त्वक का परिपुतन, फिर एक चीज सिमिलर आ गई, क्या क्या पढ़ा था हमने, सेम सिंबल बनाना नहीं, बार बार कलर क्यों चेंज कर रही हूँ पेन का, क्योंकि आपको ऐसे ही करना है। त्वचा की सवर्णता में सेम, त्वचा की विवर्णता आ गया, अब यहाँ पे त्वचा का क्या आ जाएगा, परिपुटन आ जाएगा, त्वक परिपुटन। निम्न दर्शनम अंगुलियां, अब पीड़ित, जैसे आप अंगुली से दबाते हैं तो कैसा गड्ढा पड़ जाता है, अंगुली के हटाने पर पुनः भर जाता है, नॉन फिटिंग टाइप ऑफ एडिमा, बता रही हूँ फिटिंग और नॉन फिटिंग क्या होता है। ठीक है, तो निम्न दर्शनम, अंगुली से दबाओगे वापस उठ जाएगा, इसको हम बोलते हैं नॉन फिटिंग, मतलब गड्ढा तो पड़ा था लेकिन तुरंत भर गया तो फिट नहीं बना, तो ये पक्व वाला जो होता है नॉन फिटिंग एडिमा में आता है। ठीक है, फिर वस्ता विदो शरणम पुयस्य, पिंपल पूरा पक गया था तो बस इधर उधर घूम रही थी। ठीक है, तीरथ के कमंते बा और पीड़ित, क्या लिखा है, अंगुली से एक तरफ के भाग को हमने दबाया तो पक गया था, तो बस दूसरी मतलब भरी पानी के तरह भाग पूरी तरह दूसरे कोने में जाता है, इधर दबाया तो कोने में आ जाएगा। ठीक है, मुहुर्मुहु बार बार कूदता है, केवल एक तोड़ यहाँ पर है, बाकी सारी वेदनाएं पश्चिमान में। वेदना की शांति और मुहुर्मुहु बार बार बस एकदम भर जाता है, थोड़ा सा पेन होने लगता है, पेन उसके बाद शांत हो जाता है, फिर तोड़ होने लगता है। कंडू उन्नता, जब पिंपल ठीक होने वाला रहता है थोड़ी सी वहां पर खुजली होती है, व्याधि उपद्रव शांति, व्याधि की उपद्रव यहाँ पर शांत हो
कुछ याद हो गया? क्लियर है? आगे बढ़ चले। बहुत सॉलिड रीजनिंग क्वेश्चन आने वाला है जो यूपीएससी 2020 के पेपर में पूछा था, कथनात्मक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स को डाउट हो जाता है कि हम जो 3 लक्षण पढ़ के आए हैं, है ना, अगर ये लक्षण हमको कहीं और देखने को मिल जाए तो हम क्या समझने लग जाएंगे। वो विसर्ग वाला आशी विष के समान वेदना, आशी विष के समान वेदना कहाँ कहाँ मिलता है, इसका श्वास विसर्ग में, और वृश्चिक दंश के समान जो वेदना है वो कहाँ कहाँ मिलता है, पश्चिमान विद्रथी, पश्चिमान शोथ और आम बात। ठीक है, आंखों विष के समान मिलता है बात। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो शोथ है उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो कफ देश रोगी को गंभीर गति द्वारा दिखाते से बात कहते समस्तम पक्व लक्षण दृष्टवा पक्वम अपक्वम इति मान्य मानो विषक मोह उपैति। क्या होता है, ये शोथ है, यहाँ पर अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, भले ही कफ शोथ यहाँ पर पक भी गया है तो हमको पक्व के लक्षण नहीं दिखाई देते, क्योंकि कफ में ऐसी सारी चीजें होती है जो खुद के ही गुण दिखाता है, मतलब हमको दिखाई क्या देता है कि आम अवस्था के लक्षण है, लेकिन वो शोथ पक गया है, इस कारण से हमको उपेक्षा नहीं कर देना है ट्रीटमेंट के लिए। क्यों नहीं कर देना है? क्योंकि रियल में मेरी बात को समझना फिर बताना समझ आ गया कि नहीं आया, क्योंकि वो पक तो गया है, पका है, लेकिन हमको दिख कैसा रहा है, आम के जैसे दिख रहा है, तो इसमें संदेह हो जाता है। मैं पढ़ दूं, ये त्रिही को सवर्णता शीत शोकता स्थल्यम अल्परुजा अश्मवत घनता, पत्थर के जैसे कठोर दिखाई दे रहा है शोथ, त्वचा के जैसे सवर्ण दिखाई दे रहा है, शीत शोक दिखाई दे रहा है, जो कि सारे के सारे आम अवस्था के लक्षण है। लेकिन अगर शोथ में कफ का इन्वॉल्वमेंट है, भले ही वो पक गया है, तब भी हमको आम अवस्था के लक्षण दिखाई देंगे। इस कारण से वैद्य को मुंह में नहीं पड़ना है और क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है पक्व के जैसे। ये बात आपको समझ आ गई? कफ के द्वारा उत्पन्न शोथ रोगों में शोथ गहरी धातु में स्थित होने से क्या होता है, कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो जो शोथ होता है गहरी धातु में स्थित होता है, अथवा शोथ से कई रोगों में पक्व अवस्था के संपूर्ण लक्षण नहीं दिखाई देने पर पक्व शोथ को भी अपक्व शोथ मान लेते हैं कुछ वैद्य, है ना। तो ऐसी स्थिति में जहां त्वचा में सवर्णता, शोक स्थान, शीतलता, स्थूलता, वेदना की अल्पता पत्थर के समान दिखाई दे रहा है तो संशय नहीं करना, आपको ठीक करना है। ये बात समझ में आ गई? ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर हो गया? अब तरस्कर वृत्ति किसको बोलते हैं? तरस्कर वृत्ति किसको बोलते हैं? आम विपच्य मानवता सम्यक पक्वश जो व्यक्ति, जो वैद्य शोथ की तीनों अवस्थाओं के बारे में नहीं जानता, आम अवस्था, पश्चिमान अवस्था, पक्व अवस्था, कितनी अवस्थाएं होगी थी ये? 3 अवस्था। तो ता से 3 अवस्था को ना जानने वाला ता से तरस्कर वृत्ति कहलाता है। खुद बनकर याद हो गया, है ना? 3 अवस्थाओं को ना जानने वाला तरस्कर वृत्ति। तरस्कर वृत्ति मतलब क्या होता है? यहाँ धन और प्राण दोनों को चुराने से तात्पर्य है, मतलब ऐसा है धन और प्राण दोनों को चुराने का काम कर रहा है, ऐसे मूर्ख वैद्यों के लिए एक सुभाषित। तरस्कर वृत्ति अयस्पति नहीं है। अयस्पति मतलब होता है भस्म, धातु की जो भस्म बनाते हैं उसको कई प्रोसेस से और जाके गुजरना पड़ता है, वो अयस्पति कहलाता है। एक प्रकार की धातु भस्म होती है, वो अयस्पति, ये तरस्कर वृत्ति है। ठीक है, अब यहाँ से रेफरेंस पूछा जाता है, श्लोक का मोस्ट इंपोर्टेंट है रेफरेंस। वाताद्रते नास्ति रुजा ना पाका पित्ताल, नास्ति कपाच क्रिया, वात के बिना वेदना नहीं हो सकती, या वात के बिना रुजा हो ही नहीं सकती, उत्पाद पित्त के बिना नहीं हो सकता, कफ के बिना कुएं नहीं हो सकती। रुजा का तो ठीक है, समझ में आ जाता है, पाक और कुएं का कंफ्यूजन हो जाता है। हम ऐसे याद कर सकते हैं ना कि पित्त जो है गर्म होता है, पकाने का काम करता है ना। पित्त मतलब अग्नि, याद करा देती हूं मैं, पित्त मतलब होता है अग्नि। अग्नि पर हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं ना, तो ये पूरा कोई पका देता है। पित्त जो है पकाने का काम, और कफ के बिना कुएं नहीं हो सकती, मतलब जहां पर कफ का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर कुएं होना निश्चित है। ठीक है, अब 2 चीजें और पढ़ने वाले हैं, हिंदी से काम चल जाएगा, संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। छतज विद्रदी और छतज विसर्ग। आम शोथ के छेदन करने से मांस रचना या संधियों का नाश हो जाता है। कुएं मींस पस, बिल्कुल कुएं मींस होता है पस, इन्फेक्शन। आम शोथ के छेदन करने से मांस रचना या संधियों का नाश अधिक मात्रा में रखती है। वृत्ति, वेदना का प्रादुर्भाव, मांस आदि धातुओं का पतन, अनेक प्रकार के उपद्रव अथवा छतज विद्रदी उत्पन्न होता है। छतज विद्रदी कब बनता है? आम शोथ का छेदन करने से। आम शोथ का छेदन नहीं करना चाहिए, अगर कर दिया तो छतज विद्रदी हो जाता है। और पक्व शोथ का उपेक्षा नहीं करना, पक्व शोथ का आपको छेदन करना है। अगर हमने पक्व शोथ की उपेक्षा कर दी, क्योंकि पक्व शोथ का तो ट्रीटमेंट करना था, अगर हमने ऐसा छोड़ दिया तो क्या बन जाता है, नाड़ी व्रण बन जाता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो व्याधि वैद्य गंभीर अनुगत लक्षण, हाँ नाड़ी जनियति, वही लिखा है, नाड़ी बन जाती है। तो आम का छेदन कर दिया, छतज विद्रदी, पक्व की उपेक्षा कर दिया तो क्या होगा, जो पस अंदर था वो अंदर अंदर साइनस बना लेता है ना। तो पक्व की हम उपेक्षा कर देंगे तो नाड़ी व्रण बन जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे, आम का छेदन कर दिया और पक्व की उपेक्षा कर दी। जो वैद्य आम अवस्था में शोक को चीरता है, पक्व अवस्था में उपेक्षा करता है, इस वैद्य का नामकरण उन्होंने स्वपच या चांडाल करके बोला। स्वपच को ही क्या बोलते हैं, चांडाल। हिंदी में चांडाल लिखा है, संस्कृत में स्वपच लिखा है, तो आप ऐसा याद कर सकते हो। जो वैद्य 3 अवस्था को नहीं जानता था, आम, बच्चे, पक्व, उसको ता से तरस्कर वृत्ति बोला था। जो 2 चीजों में हेरा फेरी कर देता है, आम और पक्व में, उसके 2 नाम है, एक स्वपच और एक चांडाल, क्योंकि दोनों नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब शस्त्र कर्म के पहले क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी से पढ़ सकते हैं। शस्त्र कर्म करने के पहले रोगी को हितकर भोजन करना चाहिए, तथा जो रोगी शस्त्र कर्म में शस्त्र द्वारा होने वाली वेदना को सहन ना कर सके तथा वह मद्यपान करने वाला हो तो तीक्ष्ण मद्य का पान करना चाहिए। रोगी को अन्न खिलाने से मूर्छा प्राप्त नहीं होती तथा मदिरा द्वारा मत हो जाने शस्त्र निपातन पीड़ा का बोध नहीं होता, इसलिए जिन लोगों को भोजन कराना कहा गया, उन्हें सत्संग को अवश्य भोजन करा देना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन सिंपली पूछा जाए, शस्त्र कर्म के पहले रोगी को क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या क्या खिला सकते हैं, मद्यपान और अन्न, ऐसा। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैडम आपने उसका महाभागा कुछ याद कराया था, वो वहां पर स्पेशल कंडीशन थी। अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए उदर रोग, अर्श, भगंदर, अश्मरी, इनमें हमको खाना खिलाना चाहिए कि नहीं, वो बात अलग। यहाँ पे बोला ना कि जिनमें भोजन कराना कहा गया है उनमें हमको भोजन भी कराना है, मदिरा भी कराना है। तो ये करता क्या है, भोजन कराने से व्यक्ति को चक्कर नहीं आता और मदिरा पान से उसको शस्त्र निपातजन में जो पीड़ा है वो नहीं होती। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा या फिर प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है, वहां पर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, उसको सही कर लेना। वहां पे कुछ अलग दिया है, उसमें ऐसा लिखा है शायद अन्न नहीं खिलाते, है ना। क्या तरस्कर
दिए हम, ठीक है, इतना ही स्पेलिंग सही करके पढ़ो, 70 वर्ती है 73 वर्ती, 70 वर्ती ही है, ठीक है, बोलने में गलती हो गई है ना। ओके चलिए, तो ये आपको कहीं पर मिलेगा, जो भी गलत आंसर उसने दिया है इसको सही कर लीजिएगा, दोनों को देने को बोला है और दोनों क्या करते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। फिर आलेख रखना समझ की तरह से सूखा समझ ना हो तो है समान अर्थ मूल वाला तो पिंडित गोलाकार द्विकोण का शीघ्र ही पक जाता है, अब याद नहीं करना है। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शोध के उपक्रम, वर्ण शोध के 7 उपक्रम, क्रम याद रखना है। वर्ण शोध के उपक्रम कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्ण शोध की बात कर रहे हैं, श्लोक याद कर लेना। आदो विमलापनम, फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? विमलापनम। द्वितीय अवशेषणम, तृतीय उपनाहस, चतुर्थी पाटन क्रियाम, पंचमम शोधनम क्रिया, षष्ठम रोपणम, इसके थे सप्तमम व्यत्रतापहम, ठीक है। एक कोड बनाकर सर याद कराएंगे, मुझे पूरा कोड तो याद नहीं है। विमला अब उपमा पाटेगी, ऐसार वास्तु करके कोड था, ऐसार वास्तु, ठीक है। तो विमला से विमलापन, अब से अवशेषण, उपमा से उपना, पाटेगी मतलब बनाएगी, तो क्या हो जाएगा? पाटन क्रिया, एस फॉर हो जाएगा शोधन, आर फॉर हो जाएगा रोपण, और वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु से हो जाएगा व्यक्रतापहम। ये हमारा शोध वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल वर्ण लेप बंधन है, जो नोट्स में लिखा था वो मैंने पढ़ाया था, तो इसका करेक्शन वाला ऑप्शन खोल के देखें कि यूट्यूब का वीडियो डिलीट नहीं होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ करेक्शन करके दिया है, कॉलेज स्टाइलिश में मिलता है ना बहुत साइंस, ठीक है। चलिए करते हैं अष्टादशो अध्याय, व्रण आलेपन बंध विधि। तो व्रण में आलेपन, आलेप के क्या नियम होते हैं, कैसे किया जाता है, और व्रण में बंधन किस प्रकार से किया जाता है। ये यहाँ पर आपसे रेफरेंस पूछा जा सकता है कि आचार्य सुश्रुत ने आलेप का वर्णन कहाँ पर किया है या व्रण बंधन कहाँ पर किया है। मॉर्निंग की क्लास चलिए ना शुरू करते हैं। तो आलेप क्या होता है, तो अभी तो आप इतना पढ़ के रखिए, जब मैं आपको चिकित्सा स्थान पढ़ाऊंगी तो ये वाला श्लोक एक बार और रिपीट होगा। क्या पूछा है? आलेप आद्युक्रमा एष सर्व शोकानाम सामान्यम प्रधानतम, सभी प्रकार के शोकों के लिए सबसे पहला उपक्रम क्या होता है? आलेप होता है। कहाँ का रेफरेंस है? तो सूत्र स्थान का है। सेम टू सेम श्लोक चिकित्सा स्थान में रिपीट होगा, वहां पर क्या आएगा? केवल आलेप की जगह अब तर्पण आ जाएगा, आलेप की जगह अब तर्पण आद्युक्रम एष सर्व शोकानाम सामान्यम प्रधानतम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सभी शोकों में प्रधान उपक्रम क्या है। देखो पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सभी शोकों में प्रधान उपक्रम, पहला आलेप, दूसरा अवतर्पण, तीसरा बोध, चौथा नन या कुछ भी। अगर बोथ ऑप्शन में है तो आपको बोथ अटेम्प्ट करना है, अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है, पहला ऑप्शन दे दिया आलेप, दूसरा अवतर्पण, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, तो आपको यहाँ पर किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी? चिकित्सा स्थान से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अवतर्पण क्या है? एक चिकित्सा है। सॉरी, सभी शोकों में जो हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं, आलेप और अवतर्पण जो है चिकित्सा स्थान से अटेम्प्ट होगा, क्योंकि अवतर्पण हम उसमें क्या करेंगे? चिकित्सा करेंगे। तो जब भी चिकित्सा वाले क्वेश्चन पूछा जाए तो सूत्र स्थान में भले उसकी चिकित्सा क्यों ना दी हो, लेकिन चिकित्सा स्थान के क्वेश्चन या चिकित्सीय के क्वेश्चन हमेशा चिकित्सा स्थान से अटेम्प्ट किए जाते हैं। मेरी बात आप सभी को समझ आ गई है? तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? सभी शोकों प्रधान उपक्रम अवतर्पण को दो, ठीक है। तब चा प्रतियोगम वक्ष्यामः ततो बंधन प्रधानम तेन शुद्धि वर्ण रूपण। अब क्या करते हैं? आलेप हमने कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं? बंधन करते हैं। बंधन क्या करता है? आलेप के पश्चात किसकी प्रधानता बताई है? बंधन की प्रधानता बताई। बंधन से क्या होता है? हमने यहाँ पर बंधन माना, उससे व्रण की शुद्धि होती है, व्रण का रोपण होता है और अस्थि संधि में स्थिरता आती है। इतना का इतना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसके संदर्भ में आया? बंधन मानेंगे, व्रण में इंफेक्शन नहीं होगा, मतलब शोधन हो गया, रोपण हो गया, और हमारी जो अस्थि संधियां थी वो भी कैसी रहेंगी? स्थिर रहेंगी, हिलेंगे नहीं। इस कारण से जल्दी वहां पर व्रण जो है जल्दी भर जाता है, ठीक है। अब आलेप लगाने के कुछ नियम हैं, आगे जाके और ज्यादा नियम पढ़ेंगे, आलेप कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, प्रश्नात्मक क्वेश्चन में आएगा, आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्या है? प्रतिलोम लगाना है। आलेप को बालों की दिशा के अपोजिट साइड में लगाना। अगर यहाँ पर लगाना है तो कैसे लगाओगे? ऐसे नहीं लगाओ, क्योंकि हमारे रोम ऐसे डायरेक्शन में होते हैं, इसको इस तरीके से लगाओगे, ठीक है। और किस चीज को प्रतिलोम करते हैं? तो यहाँ पर लिख लीजिए, प्रतिलोम जो है आलेप लगाते हैं और क्या करते हैं? उद्वर्तन करते हैं, ठीक है। अनुलोम विधि से क्या करते हैं? लोमों की डायरेक्शन में करते हैं, वो हम करते हैं शस्त्रकर्म करते हैं, और दूसरा अभ्यंग करते हैं। ये अनुलोम दिशा में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। शस्त्रकर्म, अभ्यंग, अनुलोम में प्रतिलोम जो है आलेप और उद्वर्तन किया जाता है। प्रतिलोम क्यों करते हैं? इससे क्या होता है? प्रतिलोमे ही सम्यक औषधम अवतिष्ठति अनुप्रविष्टि रूम कुमान। अगर हम प्रतिलोम डायरेक्शन में करते हैं तो रूम हमारे अपोजिट साइड होते हैं, उससे क्या होता है कि उसके रूम को ओपन हो जाते हैं, जिस कारण से जो हमने मेडिसिन यूज की है वो आसानी से उसमें जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या फिर अनुलोम में एब्जॉर्ब नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है टाइम ड्यूरेशन का, मतलब आपको उस प्रोसेस के लिए फिर ज्यादा देर लगानी पड़ती है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हम रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रतिलोम में ही क्यों आलेप को लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि औषधि सम्यक रूप से प्रवेश हो जाए। प्रतिलोम आलेप लगाने से औषधि अच्छी प्रकार से वहां लगी रहती है, रोम को प्रवेश करती है एवं स्वेद वाहक सोतस तथा सिरामुखों द्वारा भीतर जाकर बलवान होती है। तो यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन जब मैं बोलती हूँ तो आर लिख लिया करो, रीजन क्या होता है इसका? प्रतिलोम लगाने का, ठीक है। नाचा सुषि माणम उपेक्षे अन्यत्र पीड़ित सुस्को हापार्थितो रुक परश्च। क्या बोले हैं? अनुलोम वाला, अनुलोम में जो होता है हम क्या करते हैं? शस्त्रकर्म करते हैं, अभ्यंग करते हैं। अब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है फिर आप इसको ही प्रतिलोम करो ना, अभ्यंग को, क्योंकि आपको औषधि प्रवेश करानी है। ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभ्यंग को फिर प्रतिलोम क्यों नहीं करते? देखो अभ्यंग से क्या होता है? अभ्यंग में केवल औषधि अकेला वर्क नहीं करती, उसमें जो हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं बॉडी के ऊपर वो भी उतना ही उससे ज्यादा वर्क करता है ना। अभ्यंग में हमको बॉडी को बल देना रहता है, मेडिसिन पहुंचानी रहती है लेकिन बल ज्यादा देना पड़ता है ना, क्योंकि ये प्रोसेस का ज्यादा इफेक्ट होता है वजह तेल की। कोई भी तेल यूज कर लो, कोई भी तेल यूज कर लो आप, प्रोसेस का ज्यादा इफेक्ट होता है, तेल का उतना ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए सस्तम अभ्यंग को हम अनुलोम विधि से करते हैं, ठीक है। जहां पर ब्रश में पीड़न कार्य करना अभी को छोड़कर अन्य शोक में टेस्ट आलेप को सूखने नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा आलेप के संदर्भ में सत्य है या असत्य है? आलेप को हमको कब तक लगा के रखना चाहिए? जब तक वो मतलब सूखने से पहले ही धुलने देना चाहिए, धुल देना चाहिए। आलेप को सूखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शुष्क आलेप निरर्थक और पीला करने वाला होता है। बात क्लियर हो गया? आलेप हम प्रतिलोम डायरेक्शन में लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है आलेप सूखने
सूखने से पहले ही धुल लेना चाहिए, उसको सूखने नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब आलेप कितने प्रकार का होता है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो आलेप है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रलेप, प्रदेह और आलेप, ठीक है। तेषामनंतरम प्रलेप। अब प्रलेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रलेप को हम कोड बनाकर पूरा याद करेंगे। मुल्तानी मिट्टी का लेप, सभी लोगों ने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाया होगा। कैसा रहता है वो? उसको हमने प्रलेप बोलते हैं। मुल्तानी मिट्टी प्रलेप है। कैसा रहता है लगाने पर? बहुत ठंडा लगता है जब हम लगाते हैं। तनु पतली रहती मुल्तानी मिट्टी का लेप, कितना पतला सा रहता है। अविशोषी, जब हम लगाते हैं तो गीला रहता है, अविशोषी सूखा नहीं है, थोड़ी देर बाद वो सूखने लगता है। तो अविशोषी और विशोषी, सूखना, गीला रहता है और सूख भी जाता है। ये क्या कहलाया? मुल्तानी मिट्टी का लेप, जिसको हमने प्रलेप से कोरिलेट किया, ठीक है। अब आता है प्रदेह। प्रदेह का हम देह को कोरिलेट करके याद करेंगे। देह कैसी होती है? हमारा शरीर कैसा होता है? जब बुखार रहता है तो हमारी देह गर्म रहती है, तो प्रदेह गर्म भी होता है। नॉर्मल हमारी देह ठंडी रहती है तो कैसा हो गया? ठंडा भी हो गया। तो प्रदेह दोनों तरीके का होता है, ठंडा भी गर्म भी। प्रलेप मुल्तानी मिट्टी का शीतल ही रहता है, गर्म करके हम नहीं लगाते। और देह हमारी कैसी होती है? बहल होती है ना। हमारी जो चमड़ी है, ये पूरा हमने प्रदेह को देह से कोरिलेट करके याद किया है। हमारी जो चमड़ी रहती है, देह रहता है, कैसी रहती है? चमड़ी मोटी रहती है, तो बहल होता है, ये गाढ़ा होता है प्रदेह, ठीक है, बहल। और अविशोषी क्या रहता है? गर्म करके, एक मिनट, प्रदेह के शरीर को पानी के साथ इसे गर्म करके वात और कफ प्रधान शोक में पित्त पित्त रक्त प्रधान में शीत तथा मोटा या पतला तथा अधिक ना सूखने वाला लेप करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये अविशोषी होता है। कबूल अविशोषी, संधि विच्छेद करके पढ़ना। यहाँ पर दोनों था, अविशोषी विशोषी, हमने यहाँ याद कर लिया। हमारी देह कभी सूखती नहीं है, अविशोषी रहती, मरने के बाद सूखती है, तो अविशोषी। और मध्य में आलेपा, आलेप जो होता है बीच की कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो शुरुआत में हमने प्रयुक्त किया था प्रलेप, वो कहाँ यूज करते हैं? पित्त रक्तजन्य व्याधियों में करते हैं। पित्त रक्तजन्य व्याधियों में क्यों करेंगे? क्योंकि ये शीतल होता है। बाकी जो शीत उष्ण वाला प्रदेह है वो हम कहाँ यूज करेंगे? वात कफ प्रधान में करते हैं, ठीक है। प्रदेह की औषधि को पानी के साथ पीसकर वात और कफ प्रधान औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी नीचे पढ़ने वाले तो तत्र रक्त पित्त प्रसादन प्रताद आलेपः प्रदेहो वाद श्लेष्म पश्मना। तो अब यहाँ पर एक चीज और लिखो, स्पेशली प्रलेप के लिए यहाँ पर कोई भी चीज नहीं आई है, किसी दोष में हम प्रयुक्त करना चाहिए। तो आलेप जो कि मध्यम होता है, आलेप प्लस प्रलेप, आलेप प्रलेप दोनों का प्रयोग हम रक्त पित्तजन्य व्याधियों में करते हैं। क्योंकि प्रलेप जो होता है शीतल होता है, रक्त पित्त उष्ण होता है, उसमें करेंगे, साथ में आलेप का उपयोग करेंगे। जो मिडिल वाला प्रदेह था उसका प्रयोग हम वात कफ विकारों में करते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसका फिर देह का कोड बना लो। देह का कोड एक बार और रिपीट कर देते। देह हमारी कैसी होती है? कभी गर्म कभी ठंडी, मोटी चमड़ी होती है, कभी सूखती नहीं, और ये बहुत खराब होती है, बुरा बुरा काम भी करवाती है हमारी देह हमसे, बहुत खराब होती है, बहुत खराब से। जब भी वात कफ दोष आता है हम उसको हमेशा बहुत खराब से कोरिलेट करके याद करते हैं। बहुत मतलब वात खराब मतलब हो जाएगा कफ, ठीक है। संधान शोधन रोपण शोधना वेदना बहुत उपयोग छटा छटेशु। अब जो आलेप होता है वो क्या काम करता है? आलेप हम उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जो व्रण होता है उसके संधान के लिए, शोधन के लिए, रोपण के लिए, शोध के लिए, वेदना में हम आलेप का प्रयोग करते हैं। अब आलेप की अलग अलग संज्ञा हो जाती है। मेरी बात आप पहले समझें। आलेप एक ब्रॉड टर्म है, आलेप खुद एक ब्रॉड टर्म है। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया था, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन इसका जो डिवीजन किया है उसमें भी आलेप नाम दिया है। इसका हमने पित्त रक्त जो है आलेप का प्रयोग करते हैं, श्लोका में तो आलेप ही दिया है स्पेशली, लेकिन इसका प्रयोग प्रलेप में भी करते हैं, टीका में मिलता है, ऐसा देखिए, ठीक है। अब इसका खुद सब डिवीजन आलेप है। अभी ये हमने इसका डिटेल पढ़ लिया। अब इस ब्रॉड टर्म के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कहां से? यहां से। इस ब्रॉड टर्म के बारे में पढ़िए, ठीक है। नहीं, ब्रॉड टर्म नहीं है, ये प्रदेह के लिए ही आया हुआ है ना। ये स्पेशली प्रदेह के लिए आया हुआ है और प्रदेह को 2 में नामकरण किया है, एक पहला दूसरा, ठीक है। तो प्रदेह के लिए है, बात श्लेष्म का श्रवण कर रहा है और क्या करता है? संधान शोधन रोपण। अब ये वाला इतना तक शुरू देगा, पूछेगा किसके संदर्भ में आया हुआ है, तो याद रखिएगा प्रदेह जो है संधान शोधन रोपण का काम करता है। इसका भी कोड बनाकर याद करेंगे। देह में क्या होता है? हमको कहीं घाव लग गया, उस घाव का संधान करेगा, शोधन करेगा, रोपण करेगा, है ना। अब जो प्रदेह होता है इसका 2 डिवीजन है। क्या 2 डिवीजन है? अब इस प्रदेह का अगर हम प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे? या तो छत गढ़ में करेंगे या अछत गढ़ में करेंगे, है ना। इसका प्रयोग तस्य प्रयोगा छत अछतेषु। इसका प्रयोग 2 तरीके से किया जाता है, एक घाव वाले में, एक बगैर घाव वाले में। यहाँ पर घाव है इधर भी करेंगे, यहाँ पर घाव नहीं है इस पर भी करेंगे। अब इनके 2 टर्म हमने बना दिया, इनका नामकरण किया। अगर इसका हम छत वाले गढ़ में यूज करेंगे, इसका अगर जहां पर घाव लगा है इस प्रदेह का अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो इसका अलग नामकरण हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कल्प। क्या बोलेंगे? कल के इति संज्ञा लगते निरुद्धालेपन संज्ञा। फिर तेना श्राव सन्निरोधो मृदता पूर्ति मान सत्कर्षण अंतर्दोषा व्रण शुद्धि भवति, है ना। तो जिसको छत या घाव में प्रयुक्त करते हैं उसे प्रायः कल्प या निरुद्धालेपन भी कहते हैं। तो पहला जब वहां पे छत वाले में यूज करेंगे, उसके 2 नाम दिए हैं, उसको कल्प या निरुद्धालेपन बोलते हैं। इससे श्राव का निरोध होता है, स्थान की लघुता होती है, सड़े गले मांस का नाश होकर व्रण की भीतरी निर्दोषता पूर्णता होकर शुद्ध होता है। तो दूसरे का कोई नामकरण नहीं किया। जहां पर हम अछत वाले में यूज करेंगे, जहां पर घाव नहीं होगा, उसका कोई नामकरण नहीं किया। अब यहाँ से हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस प्रदेह का नाम बताइए जो कि छत वाले गढ़ में यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? कल्प या निरुद्धालेपन। ये क्या करता है? इसका फंक्शन भी पूछा जाता है, श्राव को रोकने का काम करता है। इसे समझकर याद कर लेंगे। यहाँ पर एक घाव बना था, इसमें से श्राव निकल रहा था, आपने इसमें कल्प लगा दिया जिसका नाम खुद ही निरुद्धालेपन है, मतलब निरुद्ध कर देगा। किसको निरुद्ध कर देगा? श्राव को निरुद्ध कर देगा। तो श्राव को रोकने वाले का नाम क्या हो जाएगा? निरुद्धालेपन या कल्प। और क्या करता है ये? पूती मांस अपकर्षण। वहां पर श्राव के साथ साथ कोई मांस लटक रहा था, पूती मांस था, है ना, लटक रहा था, उसको भी क्या करेगा? ये हटा देगा। और क्या करेगा? अंतर्दोष था, उसके अंदर का जो दोष है, भित्री दोष है, उसकी शुद्धि कर देता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ चलूं? हमने ये पढ़ा था, ये तो क्लियर हो गया था आपको। रक्त पित्त में प्रलेप आलेप का प्रयोग करते हैं, प्रदेह का उपयोग वात कफ विकारों में करते हैं। अब ये पूरा जो लिखा हुआ है पूरा प्रदेह के बारे में लिखा है। क्या है? प्रदेह जो है संधान शोधन रोपण शोधना को करने का काम करता है। प्रदेह का उपयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, घाव वाले गढ़ में, मतलब छत में, एक अक्षत में। छत वाले में जब इसका यूज करेंगे तो इसके 2 नाम हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? कल्प या निरुद्धालेपन बोलेंगे। जो क्या काम करता है? श्राव को रोकने का काम करता है, पूर्ति मांस का अपकर्षण करता है, ठीक है। क्लियर? आगे
शोथेषु हितम आलेपनम भवेत्। जो अविदग्ध शोथ है मतलब जो पका नहीं है उसको ठीक करने के लिए हम आलेपन का यूज करते हैं। यहाँ से ये कोटेशन पूछा जाता है, अविदग्ध शोथ की अवस्था में आलेपन हितकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये? त्वचा का प्रसादन करता है, मांस रक्त का ही प्रसादन करता है, दाह का प्रशमन करता है। षड्भागम पैसिकम स्नेह चतुर्भागस्तु वातके अष्टभागम तु कफे स्नेह मात्राम प्रदाप्यते। अब आता है कि वात पित्त कफ आलेप, वात पित्त कफ दोषों में हम अगर आलेप का प्रयोग कर रहे हैं उसमें इसमें कितना डला होना चाहिए? जैसे हम वस्ती में पढ़ते हैं ना वात पित्त कफ में, जब मैं सिद्धि स्थान पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी वात पित्त कफ में स्नेह कितना डलता है? 1/4, 1/6 और 1/8 से नहीं डलता, 4, 6, 8 करके याद करें। वात में इसमें ज्यादा डलेगा क्योंकि वात को समन करने के लिए इसमें बेस्ट है। 1/4, 4 में 2 जोड़ा 1/6 और 1/8 कफ में डलता है ना। ये प्रमाण आपको अच्छे से याद करना है। अब आता है कितना प्रमाण में आलेप जो हम लगाते हैं उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, कितनी मोटाई में लगाना चाहिए? तो प्रमाण आर्द्र माहिष चर्म उत्सीद, भैंस की गीली चर्म के बराबर इसका प्रमाण होना चाहिए, इतना करीब मोटा होना चाहिए ना। जो माहिष मतलब भैंस है उसकी चमड़ी, गीली चमड़ी जितनी मोटी होती है उसके बराबर ही उसका क्या होना चाहिए? आलेप की मोटाई होना चाहिए। आचार्य सुचरक ने क्या बोला है? प्रलेप की मोटाई के संदर्भ में बोला है, ना कि आलेप। चरक का वो प्रलेप है जिसका प्रमाण उन्होंने बोला है त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा, अंगूठे का 1/3, तीसरा भाग कर दो अंगूठे का, उतना मोटा होना चाहिए प्रलेप लगाया हुआ। प्रलेप ये रेफरेंस कहाँ का है, कोई मुझे बताएगा? चरक जी ने प्रलेप का वर्णन कहाँ पर किया है? तो शुभ ने आलेप की मोटाई बताई है आर्द्र माहिष, चरक ने प्रलेप की बताई है, विभाग अंगुष्ठ कहां पर बताया। अब हम आलेप को लगाने की और विधियां पढ़ते हैं। वेरी गुड। चरक चिकित्सा स्थान का 21 चैप्टर विस्तर जहां पर बताया वहां पे उन्होंने प्रलेप बताया हुआ। रेफरेंस देख लो, पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है। हमको ना चाले रात्रो, रात्रि में नहीं लगाना चाहिए। मां भूयच्च शत उग्नितम उष्णम तद निगमात विकारम अप्रवृत्ति, रात्रि के समय नहीं लगाना चाहिए। पहला, सूखने तक नहा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, पहले पढ़ लिए है। क्योंकि आलेप रात में क्यों नहीं लगाना चाहिए? रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा। क्यों? आलेप की शीतलता से रुकी हुई उस स्थान की ऊष्मा के नहीं निकलने से विकार की वृद्धि या अन्य रोग की प्रवृत्ति ना हो जाए, अतः रात में हमको आलेप नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है बता दिए ना, क्योंकि आलेप कैसा होता है? नॉर्मली देखो गर्म भी है ठंडा भी है, लेकिन नॉर्मली हम बात करें आलेप कैसा है? शीतल। रात्रि वैसे ही कैसी होती है? शीतल होती है। तो शीतलता प्लस आलेप की शीतलता दोनों मिलकर क्या होते हैं? उस स्थान की उष्णता को बाहर नहीं आने देते ना, पोर्स बंद हो जाते हैं ना, तो अंदर और विकार को उत्पन्न कर सकता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन में जाएगा। जैसे हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि प्रतिलोम की क्यों लगाना चाहिए, उसका रीजनिंग बनेगा। अब प्रदेह के द्वारा साध रोगों में अधिकता पित्त, रक्त, रक्तपित्त, अभिघात और विषम रोगों में दिन के समय लेप लगाना हितकर होता है। किन रोगों में? रात का टाइम, हाँ बिल्कुल, रात के टाइम में फेस पैक लगाना ही नहीं चाहिए, या दिन में ही लगा लो, ज्यादा देर तक लगाना नहीं, कम से कम 5 से 10 मिनट बस लगा के रखना चाहिए, है ना। रात में तो नहीं लगाना। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं सुबह उठते से गोरा हो जाऊंगा, तो रात भर बेचारा लेप लगा के सो जाता है और रात भर परेशान होता है। तो रात में लगा के नहीं सोना है, 8-10 घंटे में इतना काम नहीं करता, वो 10 मिनट में काम करवाता है, ठीक है। साथ ही रोगों में अधिकता पित्त, रक्त मतलब जो उष्णताजन्य व्याधियां हैं उनमें हमको दिन में लगाना चाहिए, बिल्कुल। रोगों में दिन के समय हमको लगाना चाहिए, हितकर होता है। स्किन स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा का है, हाँ। गोरे नहीं होते हैं, फेस पैक से कुछ नहीं होता है। जो स्क्रब होता है ना, आयुर्वेदा में भी आपने पढ़ा है, जब आप स्क्रब करते हो उसके बाद चेहरा आपका थोड़ा बुरा दिखने लगता है, क्लीन दिखने लगता है, जो एक्स्ट्रा डस्ट होती है वो निकलती है। दूसरा, आपके फेस पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उद्वर्तन की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, क्या होता है स्क्रबिंग करने से? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना, उस कारण से फेस थोड़ा सा खिला दिखता है ना, इस कारण से लगता है कि गोरे हो गए। बाकी फेस पैक इतना ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमारे अंदर जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है ना अंदर स्किन के, वो सेल्स तो आपकी वैसी हैं, उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा फेस पैक। जब स्क्रबिंग करेंगे ना, वो प्रोसेस आपकी जो मेलानिन प्रोडक्शन वाली जो सेल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, मतलब कि मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है। उस प्रोसेस से थोड़ा सा फेस क्लीन लगता है, ठीक है। अब ये गोरा काला होना बाद में पढ़िएगा, अभी टॉपिक पर नहीं। पर्यूषित अर्थात पूर्व दिन में पिसा हुआ। फिर रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि बासा पर्यूषित लेप हमको नहीं लगाना, हमने कल बना के रखा था, आज हमको नहीं लगाना चाहिए, दूसरे दिन उसको नहीं लगाना। इस तरह प्रथम आलेप को बिना हटाए हमने एक पैक लगाया है, हम सोच रहे हैं ये और लगा ले, फालतू में उसको वेस्ट ना करें, जो पहले लगाया है उसको लगा रहने दे, दूसरा और लगा लो। ऐसा नहीं करना है, आलेप को बिना हटाए उसी पर दूसरा आलेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लेप पर लेप लगाने से लेप मोटा या घन हो जाता है, जिससे स्थान में गर्मी वेदना दाग उत्पन्न होती है। सारे आलेप के नियम अलग अलग नहीं पूछे जाने हैं। निम्न में से कौन सा आलेप के संदर्भ में कथन सत्य है या असत्य है, ऐसा पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, वहां पे पूछा गया। प्रथम बार लगाने से बचे हुए लेप का कालांतर में दूसरी बार नहीं लगाना। आज भूला था लगा लिया, बच गया कल और लगा लो, ऐसा नहीं करना है। शुष्क होने से निर्वीर्य हो जाता है, जिसे लगाने पर कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं व्रण बंधन का उपदेश। किसके द्वारा व्रण बंधन किया जाता है? केवल पढ़ना है, याद नहीं रखना है। सोम मतलब सर से बना, रुई रुई गिर का ऊन वस्त्र है, कोषाकार क्रमी से बना रेशम, चीन देश में बना हुआ पट्ट, चीन में बना हुआ है ना, हरिण आदि कच्चर, भूजपत्र, कूलर आदि वृक्षों की अंतरशाल, है ना, स्वर्ण रजत ताम्र आदि जो होता है, इन सभी का प्रयोग हम करते हैं बंधन को बांधने के लिए, ठीक है। बंधन कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो व्रण बंधन है कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर में आपको कई बार लिखाया है। सुश्रुत के अनुसार जो है 14, बाघभट्ट का जो है 15, और बाघभट्ट ने एक्स्ट्रा कौन सा बोला था? उत्संग बोला है। चौदह तो सुश्रुत के जैसे हैं, वेरी गुड। बाघभट्ट के 15, उत्संग जो कहाँ बनता है? भग्न बाहु में बांधा जाता है। याद करने का कोड है, बाघभट्ट दो है ना, एक दादा है एक पोता है, दोनों बाहु पकड़कर संग संग चलते हैं, बाहु पकड़कर संग संग चलते हैं, तो याद रहेगा उत्संग जो है भग्न बाहु में बांधा जाता है, ठीक है। चरक के जो होते हैं दो होते हैं, कौन कौन से? दक्षिणावर्त, वेरी गुड, दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त ये दो होते हैं चरक जी के। अब कौन कौन से हैं अलग से नाम तो याद नहीं रखना है, जब हम पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बना है उससे मैं पढ़ा देती हूँ, कुछ एक टर्म अलग है उसको मैं श्लोक से पढ़ा दूंगी, है ना, बाकी हम यहाँ से पढ़ेंगे तो हमको जल्दी से याद रहेगा। इंग्लिश वाला हमको याद नहीं रखना है, आयुर्वेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। एक एक कोड बनाकर याद करेंगे, चलने में सर आपको पढ़ाएंगे एक बार और रिवीजन हो जाएगा। अभी आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, सुश्रुत का जो पोर्शन चल रहा है, शल्य में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वहां पे याद करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएगा। कोश बंद कहाँ बनता है? अंगुष्ठ अंगुली पर में बनता है। एक एक का कोड है, अच्छे से छोटा छोटा करके लिखते चलना। कोश मतलब क्या होता है? पैसा, रुपया,
पैसे आप गिनते हो तो कैसे गिनते हो? इस तरीके से पैसे गिनते हो ना, जिसमें अंगुष्ठ का और उंगली का टच हो रहा है, पर्व का। अंगुली अंगुष्ठ की अकेली बात नहीं कर रही मैं, पर्व की बात कर रही हूँ। ये पोर जो है उनका आपस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो अंगुष्ठ अंगुली पर्व पैसे जब गिनते हैं, कोष जब गिनते हैं, तो इनका यूज होता है। याद हो गया? कुछ हुई अभी। दाम बंद कहाँ बनता है? संवाद। संवाद अंग मतलब होता है जो एथन युक्त अंग होते हैं ना, घूमे घूमे। संवाद मतलब होता है एथन युक्त अंग, घुमावदार अंग जहां पर होते हैं वहां पे संवाद बनता है। देखो दोनों तरीके से याद कर ले। एथन, एथना समझते हो? एथना समझते हो? बुंदेलखंडी जाती होगी जिसको, उसको समझ में आता होगा एथना। किसी से हमने कुछ बोला कि हमको ये चीज बाद में चाहिए, वो ऐठ जाता है, मतलब पलट जाता है। पलटू राम है ना, क्या है? पलट जाता है, वो ऐठना होता है। देखो क्या होता है, दाम मतलब क्या है? मार्केट गए, भिंडी पूछी कितने रुपए किलो है भिंडी? 12 रुपए किलो भिंडी है ना, 12 रुपए किलो भिंडी है। और एक ने बोला 40 रुपए किलो भिंडी है। तो दाम देखकर संबंध बिगड़ जाते हैं कि वो दुकान वाला अच्छा नहीं है, उससे हम संबंध नहीं रख सकते, अगली बार हम उस दुकान से भिंडी नहीं खरीदेंगे। हम किस दुकान से भिंडी खरीदेंगे? तो क्या है, दाम देखकर क्या हो जाता है, ऐठ जाता है, संबंध खराब हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? संबंध बिगड़ जाते हैं। स्वस्तिक बंध कहाँ बनता है? जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं, संधियां, पूछक, भू, भू का ज्वाइंट ये हो गया है ना, स्तन, कर्णतल, वहां पर क्या बनते हैं? स्वस्तिक बनता है। तो स्वस्तिक कैसा होता है? ऐसा होता है ना स्वस्तिक। तो लड़कियां क्या होती है भैया, जो इयररिंग्स पहनती है कहाँ? कान में, स्वस्तिक वाला पहन लेती है कानों पे, है ना। जहां पर ज्वाइंट है, स्तनों के मध्य में एक ज्वाइंट हो गया, भू के मध्य में एक ज्वाइंट है, संधि पे खुद एक ज्वाइंट का नाम है पूछक, यहाँ पर क्या बनता है? स्वस्तिक बनता है। ठीक है। अब अनुबेलित कहाँ बनता है? हाथ पैर में बनता है, हाथ पैर में। अनुबेलित का हमने बेलित को बेलन पढ़ लिया। बेलन, रोटी बनाते हैं तो बेलन कहाँ से पकड़ते हैं? हाथ से पकड़ते हैं ना, तो हाथ के साथ पैर का नाम है ना। और शाखाएं, हस्तपाद शाखा जो है वहां पे बेलन चलाते हैं ना, तो बेलन कहाँ बनता है? अनुबेलित हस्त पैर पाद, हस्तपाद में बनता है। मुत्तोली, ग्रीवा और मेढ। लिंग मतलब क्या है? मेढ। तो इसका एक कोडी बना लो। ग्रीवा में तेल लगाकर मालिश की। तेल को तोली पढ़ सकते हो, तेल को तोल पढ़ लो, आपको याद रहेगा। ग्रीवा में किसी की गर्दन की नस कैसी हो जाती है, कुछ नस खराब हो गई या फिर जाम हो गई, तो ग्रीवा में तेल लगाकर मालिश करते हैं। तो ग्रीवा से ग्रीवा हो जाएगा, में से हो जाएगा मेढ, तेल से या तोल हो जाएगा तोली, मुख तोली करके याद रहेगा। ठीक है। मंडल, उदर, उरु और बाहु में। मंडल कहाँ होता है? उदर, उरु, बाहु में। इसका संस्कृत टर्म पढ़ लो जरा, फिर आगे जाके अभी मैं इसको अभी छोड़ दो, बताऊंगी थोड़ी देर से बताऊंगी। इस स्थगिका कहाँ बनता है? अंगुष्ठ, अंगुली और शिश्नाग्र पे। अंगुष्ठ के अग्र पे, अंगुली के अग्र पे, शिश्न के अग्र पे, तीनों के अग्र में क्या बनता है? स्थगिका। और अंगुष्ठ अंगुली के पर्व पर क्या बन रहा था? पर्व जो है, वैसे कोष इसी से गिनते हैं, तो पर्व में जो बनता है कोष बनता है, और यहाँ पर अग्र पे क्या बनता है? स्थगिका। तो अंगुष्ठ, अंगुली और शिश्नाग्र। स्थगिका को हम स्थिति पढ़ते हैं। स्थिति मतलब पोजीशन। पोजीशन हमारी कैसी होना चाहिए? हमेशा फ्रंट में होना चाहिए, अग्र में होना चाहिए। तो अंगुष्ठ, अंगुली और शिश्नाग्र में क्या बनता है? स्थगिका बनता है। ठीक है। यमक, यमक मतलब क्या होता है? दो। एक सुना होगा ना, यमक यमकते सौगुनी मादकादिकाय, या खाए बोराय जन या पाए बोराय। सुना है कि नहीं? पहले बहुत छोटे तक पढ़ा था। एक यमक का मतलब होता है धतूरा, एक यमक का मतलब होता है सोना। एक यमक जो है धतूरा, उसको खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, दूसरा होता है सोना, गोल्ड, उसको पाने के बाद ही पागल हो जाता है। सुने हो? वेरी गुड। ठीक है। तो यमक मतलब दो चीजें, दो चीजें मतलब संयुक्त, है ना। हाँ, यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। संयुक्त मतलब, यमक का मतलब कि दो चीजें होता है, तो संयुक्त गण में जो है यमक बनते हैं। ठीक। खटुआ, हनु, शंकुर, गंड प्रदेश में। तो खटुआ को पढ़ लो खटिया। खटिया पलंग, रस्सी वाला बुनाई रहती है खटिया पर। तो खटिया पर पार्टी हो रही थी, तो खटिया पर बैठकर हंसेंगे। क्या करेंगे? खटिया के ऊपर बैठकर हंसेंगे। हाँ से हनु, सा से शंख, गा से हो जाएगा गंड प्रदेश, हनु, शंख और गंड प्रदेश। ठीक है। खटिया पर बैठकर हंसेंगे, याद रखेगा। चीन कहाँ? नेत्र अपांग। देखो चाइनीज लोग जो होते हैं, सभी के नेत्र एक जैसे होते हैं। चाइनीज के नेत्र के लिए बड़े फेमस है, सबके एक जैसे। अपने इंडिया में सबके अलग अलग होते हैं ना। तो चाइनीज के नेत्र, नेत्र के साथ क्या जुड़ा है? अपांग। तो चाइनीज मतलब चीन जो है नेत्र अपांग में बनता है। विबंध कहाँ बनता है? पृष्ठ, उदर और छाती मतलब बक्ष पर। संस्कृत में याद करेंगे, पृष्ठ, उदर या छाती को बक्ष बोलते हैं, वहां पर क्या बनता है? विबंध बनता है। अब देखिए, उदर, उरु, बाहु, मंडल, पृष्ठ, उदर, बक्ष, विबंध। अब यहाँ पर भी उदर आया है, यहाँ पर भी उदर आया है, तो हम कौन सा आंसर पसंद करें? उदर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? देखो, मंडल का जो श्लोक है वृत्तंगे मंडलम, विबंध का जो श्लोक है पृष्ठ, उदर, उरहा, उरहा मतलब बक्ष ही है, पृष्ठ, उदर, उर में विबंध बनता है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, बोथ ऑप्शन नहीं देता, केवल हमको एक चूज करना होता है। तो उदर में हम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लगाना पड़ता है? हमको विबंध लगाना पड़ता है। ठीक है। बाकी वृत्त अंग का मतलब ही होता है कि जो घुमावदार अंग है। क्या घुमावदार अंग है? वृत्त अंग, उदर। मंडल मतलब क्या होता है? मंडल मतलब गोल गोल, मंडल मतलब गोल गोल। तो वृत्त अंगों में मंडल बंद बनता है। उधर हमारा कैसा है? गोल है। उरु, फीमर वाला रीजन गोल है, बाहु वाला रीजन गोल है। तो जहां जहां मंडल अंग है वहां पर गोल अंग है, वहां पे मंडल बनता है ना। और विबंध कहाँ? पृष्ठ, उदर और में। विबंध का कैसे याद करो? विबंध मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन हो गया। कहाँ कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है? पेट में होती है। तो पेट के साथ लगा हुआ रीजन कौन सा है? चेस्ट है ना। और किसी के पीछे वाला रीजन क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। तो कॉन्स्टिपेशन कहाँ हुआ? विबंध हुआ। उधर में प्रॉब्लम इधर भी होना है, इधर भी होना है। तीन जगह आपको ऐसे याद हो जाएगी। वितान, वितान मतलब तानना, खींचना। पगड़ी कहाँ खींचते हैं? सिर पर पहनते हैं ना पगड़ी, दूल्हा बनते हैं जब पंजाबी जो है पगड़ी पहन के रखते हैं, तो पगड़ी को तानना, तानना मतलब होता है पहनना। कहाँ? सिर पर पगड़ी को तानते हैं, पहनते हैं। गोफड़ा, मास्क जो होता है पूरा, वो गोफड़ा कहलाता है। ये जो मास्क है किस किस चीज को कवर करता है? जैसे जब बोनी करते हैं, बोनी के टाइम पे कुछ और करते हैं, तो मास्क लगाते हैं उनको बेल को, ताकि वो जो अनाज है उसको ना खा ले। तो ये किस किस चीज को कवर करता है? अभी तो कोविड से सभी लोग मास्क के बारे में बहुत यूज्ड हो गए हैं। कहाँ कहाँ? पूरी मतलब चिन, नासा, ओष्ठ, इस सबको कवर करता है। दो चीजों के नाम अलग से याद करिएगा, अंश और वस्ती। अंश यहाँ पर है, वस्ती नीचे है, इन दोनों को कवर भी करता है गोफड़ा। केवल इसको नहीं, इसके साथ साथ ऐसा गोफड़ा लगा दो आपको जो अंश प्रदेश को भी कवर कर रहा है, अब वस्ती को भी कवर करता है। स्पेशली वस्ती का क्वेश्चन बहुत पूछा है। पंचांगी, पंचांगी, पंच इंद्रियां हमारी सारी देखें तो कहाँ मिल जाती है? इस रीजन में मिल जाती है। देखिए
देखने वाली, सूंघने वाली, सुनने वाली, स्पर्श इंद्रिय सब कुछ यहाँ प्रेजेंट होती है। ये क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट हमारा जत्तु के ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत कहलाता है। ऊर्ध्व जत्रुगत जो पार्ट है वहाँ पे पंचांगी बनता है। उत्संग बंध किसका है? ये बाघभट्ट का है, इसके विमर्श में दे दिया है तो छुट्टा नहीं है। कहाँ बनता है? ये भग्न बाहु में बांधा जाता है। इतना मैंने आपको पढ़ाया, सारी चीजें आपको याद हो गई हैं, क्लियर हो गया? 2 4 5 क्वेश्चन पूछ लूं। 90 नंबर का चैप्टर मुझे लगता है शुरू नहीं कर पाएंगे, ये 3 का ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बताइए जरा, अंगुष्ठ अंगुली और शिश्न के अग्र में कौन सा बंध बनता है? संबंध या एथन युक्त अंग में कौन सा बनता है? मुत्तोली बंध कहाँ बांधते हैं? अंश प्रदेश पर कौन सा बनता है? कूर्चक, स्तन मध्य, भूमध्य, कूर्चक कौन सा बनता है? अनुशंख गंड प्रदेश में कौन सा बनता है? ऊर्ध्व जत्रुगत कौन सा बनता है? वेरी गुड, ओके, ठीक है। इतना पढ़ा, सभी को सारी चीजें याद आ रही हैं जो हमने पढ़ा कोड के थ्रू, सब कुछ बन रहा है? बताइए लास्ट में हो गया? आप लोग आंसर देते बड़े अच्छे लगते हैं, गुड बॉय की तरह। गुड बॉय। यंत्रणा मतलब क्या होता है? गांठ। किस प्रकार से हमको लगानी चाहिए? ये बंधन जो होता है 3 प्रकार के बंधन और यंत्रणा या व्रण में बंधन में जो हम गांठ लगाते हैं 3 प्रकार से लगती है। टॉपर स्टॉक इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि टॉपर त्रियक 3 प्रकार की, ऊर्ध्व, अधा, त्रियक, निम्न में से कौन सा यंत्रणा का प्रकार नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। अब एक होता है कवलिका। कवलिका क्या होता है? प्रथम व्रण स्थान पर मोटी कवलिका रखकर वाम हस्त में लिए हुए पट्ट को दक्षिण हाथ से सीधा कर मोड़ के बिना एवं ठीक तरह से फैलाकर बांध देना चाहिए। व्रण के ऊपर पीड़ा या बाधा पहुंचाने वाली ग्रंथि नहीं लगाना चाहिए, मतलब हमको इतनी ज्यादा टाइट ग्रंथि नहीं लगाना चाहिए। अथवा औषध स्निग्ध अधिक रूप से विषम नहीं। अब विकेशिका के बारे में पूछा जाता है किस प्रकार की औषधि नहीं होना चाहिए, तो विकेशिका औषध अधिक और औषध अधिक स्निग्ध अधिक रूप से विषम नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके अति स्निग्ध होने से कीचड़ रुक्ष होने से व्रण पड़ जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो विकेशिका या औषधि इस फ्लूट में है ना, पिच्चू में हम लगाकर गॉज पीस जिसको हम बोलते हैं, विकेशिका क्या होती है? वर्ती होती है। बारीक जालिया गॉज को जंतु द्रव्य में फूल में भिगोकर व्रण में रखते हैं, इसको हम विकेशिका बोलते हैं। वो ज्यादा स्निग्ध नहीं होना चाहिए। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन आता है, क्यों स्निग्ध नहीं होना चाहिए? क्योंकि ज्यादा स्निग्ध होगी तो वो प्लेग उत्पन्न करेगी, ज्यादा रुक्ष होगी तो वो क्या करती है? व्रण पड़ जाता है उससे, है ना, तो रक्षाद छेदो, व्रण में क्या हो जाता है? थोड़ा सा पड़ जाता है। तो यहाँ साध व्रण वर्तमा घर्षण अवस्था और विषम रखने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। तीनों तरीके से यहाँ पर उसका रीजनिंग बता दिया है, ठीक है? अब आता है व्रण के आयतन। व्रण के आयतन स्थान दोष काल की विशेषता से बंद भी गाढ़ समूह शिथिल 3 विशेषता वाले होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्रण के आयतन या स्थान के आधार पर व्रण कितने प्रकार के होते हैं? स्थान के आधार पर व्रण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कवलिका से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। कवलिका वाला जो था कि क्या होना चाहिए व्रण स्थान पर हम जो कवलिका रखते हैं, है ना, मतलब कुछ कपड़ा वाला कुछ रखते हैं वहां पे, दक्षिण हस्त से पकड़ना है, ऐसा हमको नहीं याद करना, इंपॉर्टेंट नहीं। विकेशिका वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए ज्यादा। अब स्थान के आधार पर गाढ़ बंध होते हैं, समबंध होते हैं और शिथिल होते हैं। सीक्वेंस में आपको कल लिखाऊंगी, मेरे एक नोट्स में लिखा रखा हुआ है, अभी वो यहाँ नहीं है। विकेशिका का एक बार क्रम पूछा था, मैं लिखा दूंगी, कल याद दिलाइएगा। स्थान के अनुसार पीरियड नाल जो गाढ़ा कुछ वास क्लास मता नैब गाढ़ू नस्ला समबंधा प्रतिष्ठा, जो बंध दबाने से पीड़ा नहीं करे उसे गाढ़ कहते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल पूछा जाता है, क्या होता है कि दबाने से पीड़ा नहीं करे, हमने उसको दबाया, पीड़ा नहीं हो रही है, गाढ़ बंध है। जो बंध रोगी के सांस लेने से हिले, जैसे सांस ले रहे हैं, यहाँ पर कोई बंध लगाया था वो हिल रहा है, उसको शिथिल कहते हैं। और जो ना गाढ़ हो ना शिथिल हो, सम कहते हैं, ठीक है? दबाने पर पीड़ा ना हो, गाढ़ है, सांस लेने पर हिले, शिथिल कहलाता है। स्थान के अनुसार देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं गाढ़ बंध कहाँ बांधते। गाढ़ मतलब समझते एकदम टाइट बंध। कहाँ टाइट बंध बांधेंगे? सिर दर्द होता है, बहुत टाइट बांधते हैं, सिर भी फट जाए, इतना टाइट बांधते हैं, तो कहाँ कहाँ बांधते भाई? सिर में बांधते हैं। मैं विकेशिका का कल लिखा दूंगी, मेरे पास लिखा है, मैंने कहीं क्वेश्चन को देखकर ही लिखा है, अभी मुझे याद नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती कि आपने जो बताया वो सही है कि नहीं। कल मैं लिखा दूंगी ना, नोट्स लेके आ जाऊंगी, मुझे अभी याद नहीं रहा, टेबल पर नहीं है। तो सिर में और 3 छत्री वाले छा याद कर लो, एक कक्षा, एक कुक्षी और एक वंक्षण। कुक्षी और एक वंक्षण, छत्री 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 वाले छा 3, कक्षा कुक्षी वंक्षण बहुत टाइट बांध सकते हो। कक्षा प्रदेश में, कुक्षी प्रदेश में पेट दर्द होता है बहुत टाइट बांध लेते हैं। वंक्षण प्रदेश में उरु, थाई वाला रीजन, थाई से कोई सांस तो नहीं लेता ना, चेस्ट से लेता है, बक्ष से, तो बक्ष वाले में टाइट नहीं बांधना, ये वंक्षण है। बक्ष मतलब होता है चेस्ट, यहाँ पर टाइट बांधोगे तो सांस नहीं ले पाओगे। उरु प्रदेश में बांध सकते हो, सांस तो वहां नहीं लेते, तो छत्री छा वाले 3, कक्षा कुक्षी वंक्षण, एक सिर हो गया, एक उरु हो गया और एक क्या हो गया? नितंब। तो देखो नितंब के बाद क्या है? नितंब के पास में ही वंक्षण रहता है, वंक्षण से थोड़ा सा नीचे चले जाओ, हमारा थाई वाला रीजन आता है, उरु प्रदेश आ जाता है, यहाँ पर गाढ़। बाकी समबंध बहुत सारी जगह बांधते हैं, इसको याद नहीं करना। हाथ, पैर, मुख, कान, कंठ, लिंग, वृषण, पृष्ठ, पार्श, उदर, पक्ष प्रदेश, पृष्ठ में, पार्श में, उदर, पेट में। देखो अगर उदर नाम से क्वेश्चन आ जाए, उदर नाम से क्वेश्चन आ जाए तो उसमें समबंध बांधोगे, कुक्षी नाम से आ जाए तो उसमें गाढ़ बांधोगे। दोनों का मतलब ये होता है, पता नहीं क्यों अलग अलग लिखा, मुझे भी नहीं पता। कुक्षी छत्री वाला छा है, गाढ़ बांध देना। केवल उदर आ जाए तो क्या बांधोगे? सम बांधोगे, है ना। छाती पक्ष में भी हम कैसा बांधते हैं? सम बांधते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेत्र और संधि स्थानों में शिथिल बांधते हैं। हमने याद किया गाढ़ और हमने याद किया शिथिल, बाकी का सारा सम में आता है। शिथिल कहाँ? आंखों में टाइट नहीं बांध सकते हो, संधियों में टाइट बांध दिया तो संधियां मूवमेंट कैसे करेंगी? संधियों में भी हम कैसा बांधते हैं? शिथिल बांधते हैं, है ना। तो नेत्र संधि स्थानों में शिथिल बंधन बांधना चाहिए। दोषानुसार बंध वैशिष्ट क्या होता है? तो पैतृकम गाढ़ स्थाने समम बंधनिया सम स्थाने शिथिलम शिथिल स्थाने है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, फिर आपसे पूछूंगी समझ में आया कि नहीं आया। पैतृक व्रणों में जहां पर गाढ़ बंध लगाना हो वहां पे सम बंध लगाएं, सम बंध लगाना हो वहां पर शिथिल लगाएं, शिथिल लगाना हो वहां पे खुला छोड़। देखो एक व्रण बना, इस व्रण में पित्त दोष दूषित हो गया, है ना। तो जहां पर गाढ़ बनता है थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ। प्यार में भिलाई, गुड़ है प्यार में भिलाई, तो पित्त
के साथ साथ रक्त भी है, आगे जाके यहाँ रक्त भी लिखा रहेगा, तो आपको पित्त रक्त सब पी आर कर लो ना, पी और आर, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो, प्यार में ढिलाई हो जाती है ना कभी कभी, तो गाढ़ से क्या होगा, गाढ़ से थोड़ा सा कम टाइट क्या होता है, सम से थोड़ा कम टाइट मतलब ढीला कौन सा होगा, शिथिल, और शिथिल से एकदम खुला रहने दो, है ना। तो जहां पर पित्त रक्त का दूषित व्रण है वहां पे गाढ़ से सम से शिथिल, शिथिल से खुला रहने दे, और जहां पे वात कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है, इसका श्लेष्मिक का और वात का सेम है, वात कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है जिस व्रण में, वहां पे काम की बात में कसाई, काम की बात में कसाई मतलब ये वो कसाई वाला कसाई नहीं, मतलब टाइटनेस, है ना। काम की बात करो, थोड़ा सा स्ट्रांग होकर बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा ढिलाई नहीं छोड़ना, तो काम की बात, काम से कफ, बात से हो जाएगा बात, तो काम की बात में थोड़ा सा उसको टाइट करना, मतलब अगर शिथिल बंद है, शिथिल है तो वहां पे आप सम बांधोगे, सम है तो वहां पे गाढ़ बांधोगे, गाढ़ है तो वहां पे अत्यंत गाढ़ बांधोगे, यही तो लिखा है, क्या लिखा है हिंदी कर लो। इसी प्रकार कब से दूसरे, जहां शिथिल बांधना है वहां सम बांधे, जहां सम बांधना है वहां गाढ़, जहां गाढ़ बांधना है वहां पे अत्यंत गाढ़ लगाना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मुझे कहां व्रण हो गया था, मुझे सिर प्रदेश में व्रण हो गया, है ना, और यहाँ पर पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है, रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है। जनरली सिर में कौन सा बंध बनता है, गाढ़ बंध बनता था यहाँ पे जनरली, लेकिन मुझे पित्त रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो मैं सिर में अब गाढ़ बंध नहीं बांधूंगी, क्योंकि गाढ़ जो बनता था उसकी जगह मुझे सम बांधना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा, मुझे नेत्र प्रदेश में एक व्रण हो गया है, नेत्र में जिसमें पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे इतना पता है कि नेत्र में शिथिल बंध बनता है, तो मैं क्या करूंगी, नेत्र में जो शिथिल था अब मुझे शिथिल नहीं बांधना, अब मुझे खुला छोड़ देना, मतलब हमको आगे वाली चीजों को फॉलो करना है, जहां पे जो बंध बनना चाहिए था उसकी आगे किससे बांधना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पित्त की दृष्टि होगी। ऐसे ही एक और चीज बता दूं, जैसे मुझे कहां पर व्रण हो गया था, उड़ा प्रदेश में हो गया, नहीं सॉरी उरु में हो गया, उरु मतलब थाई में हो गया था, ठीक है, और वहां पे वात कफ का इन्वॉल्वमेंट था, थाई में हो गया था, जिसमें क्या बनता था, गाढ़ बनता था, जनरली थाई में, तो हम क्या करेंगे, वात कफ का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर गाढ़ बनता था वहां पे हम अत्यंत गाढ़ बांधते हैं। जैसे मुझे नेत्र प्रदेश में हो गया है, इसमें वात कफ का इन्वॉल्वमेंट है, जनरली इसमें शिथिल बनता था, अब मैं उसमें क्या बांधूंगी, सम बांधूंगी। ये जो मैंने इतना सारा आपको पढ़ाया कुछ समझ आ गया कि नहीं आया, बस ये लास्ट था, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो समझ आज जैसे ही करेंगे, 6 तक हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, हाँ चैप्टर नंबर हमारा सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 80 नंबर का चैप्टर है, और श्लोक नंबर 26 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। 27 से स्टार्ट करना है। तत्र पैक्टिकम शरदी ग्रीष्मे द्विर अन्नो बदनियात रक्त उपद्रव अप्येवम। पित्त रक्त में सेम बंधन बताया है कि पित्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रण शरद और ग्रीष्म ऋतु में दिन में 2 बार सुबह शाम बांधना चाहिए, इसी प्रकार रक्त में है। कफ की दृष्टि से उत्पन्न व्रण को हेमंत और बसंत ऋतु में तीसरे दिन खोलकर बांधना चाहिए, वायु से दूषित व्रण का भी इसी प्रकार है। तो मैंने आपको कुछ चीज पढ़ाई थी, याद हो तो, व्रण बंधन नहीं, क्या पढ़ाया था, हे शिव अपने तीसरे नेत्र को खोलो, पट्ट बंधन पढ़ाया था ना, हे शिव अपने तीसरे नेत्र को खोलो, श्लोक नंबर 27 चैप्टर नंबर 80। तीसरे नेत्र को खोलो, कैसे होता था हेमंत, सी से था शिशिर और बा से था वसंत। इसमें जो होता है पट्टी हम कितने दिन तक खोलते हैं, कितने कितने दिन में बांधते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था, तो तीसरे से हो जाता तीसरे दिन, है ना, तीसरे दिन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिंपल ही चीज पढ़ा था कि अगर हमको किसी घर में पट्टी बांधना है या खोलना है तो कितने कितने दिन का बंधन करना चाहिए। यहाँ पे स्पेशली दोषों के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पित्त दोष है और शरद ग्रीष्म ऋतु में हमको बंधन करना है तो कितने कितने दिन में करना चाहिए, तो हमको पित्त दृष्टि में और रक्त दृष्टि में, क्योंकि ये बहुत उष्ण का दिन है, अगर हम पट्टी सुबह शाम नहीं करेंगे तो उसमें पाप हो सकता है, तो हमको शरद और ग्रीष्म ऋतु में दिन में 2 बार सुबह शाम क्या करना है, बंधन बांधना चाहिए सुबह शाम। और बाकी तो वात और कफ की दृष्टि में जो हमने वहां पे पढ़ा था ना, शिशिर और बसंत में क्या पढ़ा था, हेमंत और बसंत, शिशिर बसंत और हेमंत शिशिर बसंत में हमने वहां पे जो पढ़ा था तीसरा दिन, यहाँ पर सेम वही है, बस यहाँ पर इतना चेंज हो जाता है, वहां पे हमने शरद और ग्रीष्म वर्षा में भी पढ़ा था दूसरे दिन, वहां दूसरे दिन पढ़ा था, यहाँ पे दिन में 2 बार, बाकी यहाँ तो सेम है। जो मैंने आपको अभी बताया कुछ पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समझ आ रहा है। पित्त रक्त जो होता है उष्णता लिए हुए होता है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का दिन है, तो सुबह शाम पट्टी बंधन करना चाहिए। वात कफ की दृष्टि में हमको स्पेशली ऋतु हेमंत और बसंत में तीसरे दिन पट्टी बांधना चाहिए। कंपैरिजन किसका किया था, जो मैं आपको पहले पढ़ा दी हूँ, सूत्र स्थान में पढ़ा है, ये शिव अपने तीसरे नेत्र को खोलो, व्रण में पट्टबंधन सिंपली पूछा जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लगेगा। दोषों का इन्वॉल्वमेंट बोलेगा तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लगेगा। वहां पे कोई दोष का इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया, वहां पे हेमंत शिशिर बसंत बताया था, जिसमें तीसरे दिन व्रण की पट्टी बांधना था और बाकी की ऋतुओं में दूसरे दिन बांधना, ठीक है। ये जो पढ़ा है ना, इसको एक बार खुलकर देखना तब समझ आएगा, ठीक है। वो शिथिल बंधन बांधने की जगह गाढ़ बंधन बांध दिया जाए तो विकेशिका तथा औषध निरर्थक हो जाते हैं। अब यहाँ से कथनात्मक क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। सम और शिथिल बंधन बांधने की जगह हमको जहां पर सम बंधन बांधना था, जहां पर हमको शिथिल बंधन बांधना था, हमने उसको टाइट कर दिया, गाढ़ बंधन कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे जो विकेशिका है वर्ती है ना, तथा औषध निरर्थक हो जाते हैं। विकेशिका वर्ती और औषध क्या हो जाते हैं, निरर्थक, मतलब जो काम उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइट बांध दिया। तथा व्रण स्थान पर शोक और वेदना होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जहां पर गाढ़ बंध नहीं बनना चाहिए था वहां पे आपने गाढ़ बंध बांध दिया, तो इससे क्या हो सकता है, कथन ए, कथन बी, इससे क्या हो सकता है, विकेशिका औषध निरर्थक हो सकती है, और जहां पर अपने गाढ़ बंध बांधा था वहां पर शोक और वेदना हो जाएगी। गाढ़ और समबंध के स्थान पर अगर शिथिल बंध बांध दिया तो क्या होगा, जहां पर गाढ़ बांधना चाहिए था आपने लूज बांध दिया, तो वहां पर जो औषधि रखी थी ना गिर जाएगी, क्योंकि लूज बंध था। और पट्टे के इधर उधर खिसकते रहने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। इसी तरह गाढ़ शिथिल बंध के स्थानों में समबंध बांधने से कोई गुण नहीं होता। तो सबसे अच्छा बंध कौन सा होता है, ना आप गाढ़ पर ध्यान दो ना शिथिल पर, सबसे अच्छा होता है समबंध। जहां पर आपको नहीं पता हो समबंध बांध देना चाहिए, ठीक है। ये रीजनिंग क्वेश्चन में जाता है कि ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, ना इस तरीके से आपको पढ़ना है। यदि बंधन अनुकूल बांधा जाए तो वेदना का संबंध रखती है, शुद्धि और बड़े स्थान रखता हो, तो वेदना शांति, अच्छे से बंधन बना है, फिर
रक्त की शुद्धि हो जाएगी, असरक प्रसाद और बद्धता वहां पर आ जाती है। अभी अगर ब्लड पर हमने बंधन नहीं बांधा तो क्या होगा, बाहरी जो पार्टिकल उसको इन्फेक्टेड कर देंगे, मक्खी मच्छर घास लकड़ी पत्थर के कण धूलि आदि उस पर इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, चूड़ितम मत्तम मुद्रम विश्लिष्टम अतिपातितम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले हैं कि आघात से शरीर का कोई भाग चूर्णित हो जाए, है ना, मथित एकदम मथ जाए, पिलोडित हो जाए, टूट जाए या संधि टूटी हो जाए, तो स्थान से हट जाए, लटकने लगे तो आपकी स्नायु छिन्न हो जाए, तो बंधन बांधने से ठीक हो जाते हैं। बंधन से व्रणी पुरुष ठीक तरह से सोता है, सुख से चलता है, सुखपूर्वक खड़ा रह सकता है, बैठ सकता है, सुख से सो सकता है और बैठ सकता है, उसका व्रण शीघ्र ही भर जाता है। सुखम एव व्रणी शेते सुखम गच्छति तिष्ठति सुखम शय्यासनस्थ चित्तम संगरोहति गणा, इसके संदर्भ में आया है। अगर अच्छे से बंधन किया है तो व्यक्ति सुख से सो सकता है, बैठ सकता है, खेल सकता है, ये सारी चीजें सुखपूर्वक कर सकता है। अबंध्या निम्न में से किसमें बंधन नहीं करना चाहिए? अभी बीएचयू 2007 का ओपन का पेपर मैंने सॉल्व कराया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस कंडीशन में बंधन नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन था क्षार अग्नि दग्ध में नहीं करना, बाकी तीनों में करना था। हमारा एमपीपीएससी 2022 में पेपर हुआ था, उसमें भी इस श्लोक से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन सही थे, उन्होंने आंसर गलत लगा दिया था, तो कायदे से उनको आंसर सही करना चाहिए था, मतलब बी की जगह सी लगा दिया था जो भी, तो उनको बी कर देना चाहिए था, क्वेश्चन को ही हटा दिया, मतलब जिसने सही किया उसको तो नुकसान हो गया ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन था, ऑप्शन सही थे, आंसर गलत देके रखा था, आंसर शीट में तो सही कर देना चाहिए। तो कहां कहां हमको बंधन नहीं करना है? जहां पर इन्फेक्शन या जहां पर पाक है, स्पेशली पित्त रक्त का इन्वॉल्वमेंट जहां पर है वहां पर नहीं बांधना है। ठीक है, तो पित्त रक्त का इन्वॉल्वमेंट अभी घात है, विष के द्वारा कोई घाव उत्पन्न हुआ है उसमें हमको नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, और जहां पर शोक है, दाह पाप राख दूध वेदना और क्षार अग्नि दग्ध, क्षार और अग्नि से दग्ध व्रण है, इन कंडीशन में हमको नहीं बांधना है। जहां पर पाक है, प्रशीर्ण मांस से मांस लटक रहा है, वहां पर बंधन नहीं कर देना चाहिए। कुल मिला के पित्त रक्त का इन्वॉल्वमेंट जहां पर है तो वहां पर दाह पाक होगा ना, वेदना बहुत ज्यादा है, क्षार अग्नि की प्रकृति होती है, पित्त होता है, क्षार और अग्नि दग्ध में इन कंडीशन में बंधन का निषेध होता है। ठीक है, अब कुष्ठ और कहां पर नहीं बांधना है? कुष्ठी नाम अग्निदग्धा नाम पीड़िका मधुमेही नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुष्ठी व्यक्ति के लिए अग्निदग्ध है ना, पीड़िका है, मधुमेही है, इन पर भी नहीं। कनिका तो विष दुष्ट व्रण, और जो विष दुष्ट व्रण है ना, चूहे के काटने से पहले विष के कारण है, कनिका युक्त है, विष युक्त है, मांस पाक जन्य है ना, गुदा पाक है, गुद पाक जन्य व्रण में बंधन बांधना निषेध है। दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, किन कंडीशन में हमको व्रण बंधन नहीं करना चाहिए? व्रण के विषय में जानने वाला विद्वान देश दोष व्रण ऋतु आदि सब में विचार करके फिर यथायुक्त बंधन बांधे। अब हमने व्रण बंधन में जो गांठें होती 3 तरह से लगाई जाती है, उद अथा और त्रियक, कल हमने पढ़ा था, यंत्रणा उद अथा और त्रियक। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर क्रम लिखा हुआ है, किस क्रम में हमको करना चाहिए? कल कोई बच्चा पूछ रहा था हमसे, तो ऊपर नीचे टेढ़ी इस तरह बंधन करना चाहिए। अब जिस तरह बंधन बांधा जाता है उस टेढ़ी को संपूर्ण रूप से कहते हैं। पहले हमको विकेशिका या वर्ती लगा के औषध कल्क लगाना चाहिए। पहला विकेशिका, फिर उसके बाद कवलिका, दूसरे नंबर पर उससे कवलिका लगना है। पहले औषधि लगा दी, वर्ती लगा दिया, औषधि लगा दी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? औषधि लगाने के बाद ही हम गौर रखेंगे ना, ऐसा तो नहीं गौर रखने के बाद औषधि लगाएंगे। पहले विकेशिका मतलब वर्ती में औषधि लगा के लगा दिया, फिर कवलिका रख दी, उसके बाद विकेशिका वर्ती तथा औषधि में अधिक चिकनी करके ना लगा देते, इसमें वर्ती व्रण स्थान को क्लीन कर देता है, रुक्ष वर्ती और औषध उस व्रण को हानि पहुंचाती है, किंतु उचित इसमें वर्ती व्रण को करती है। यदि वर्ती को ठीक ना रखा जाए तो वह व्रण के मार्ग घर्षण करती है, व्रण को विषम बनाती है, स्राव का निरोध कर देती है, स्राव को बढ़ा देती है, इसलिए व्रण का उचित निरीक्षण योग्य उपचार करना चाहिए। पहले विकेशिका, फिर कवलिका, फिर उसके बाद हमको क्या करना है? पट्टी बांधना। बात समझ में आ गई? किसने हमसे पूछा था? बच्चे को क्लियर हो गया? विकेशिका, उसके बाद कवलिका, उसके बाद क्या करना है? बैंडेज लगाना है। ठीक है, बंधन करना है। ये हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और बचा हुआ है श्लोक। पितृ रक्तजे वापि सत्रदे कैसे आसक्त कपजे वापि बातजे दवेक्षण बताया है कि हमको पहले बात पित्त कफ का परीक्षण कर लेना चाहिए। अच्छा, बंधन के बाद भी स्वेदन की लिखा है, बंधन के बाद में स्वेदन की लिखा है। अच्छा, प्रीवियस ईयर में ऐसा पढ़ा था, यहाँ पे तो कहीं पे समझ नहीं आ रहा है। विकेशिका, उसके बाद कवलिका, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है बंधन के बाद। ठीक है, फिर वो वही वाला सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा? वही विकेशिका कवलिका, और आपको बंधन याद कर लूं, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्वेदन वेदन लिखा नहीं है। पित्त रक्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रण में एक बार ही दबाकर दोषों का हमको स्राव निकालना है। कफजन्य तथा वातजन्य व्रण में बार बार दबाकर, अभी भी आपको रीजनिंग में याद रखना पड़ेगा। पित्त और रक्तजन्य व्रण है तो एक बार में दबाकर पूरा पस निकाल दो, लेकिन वात कफ वाला है ना तो बार बार दबाकर पस निकालना है। हस्तल से व्रण को धीरे धीरे दबाकर अनुलोम रूप से कोई आदि को निकालना है। सभी प्रकार के बंधनों को सरवाने की उसके सिरे तथा जोड़ बाहर में ना दिखाई दे। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, व्रण उपासनीय अध्याय, यहाँ तक सभी को क्लियर है? व्रण 1-2 के क्वेश्चन बनते हैं जो एक ट्रिक में ही कंप्लीट हो जाते हैं, बस, है ना। 2-3 क्वेश्चन जो एक ट्रिक में कंप्लीट हो जाएंगे, फटाफट हो जाएगा आपका, 10 मिनट का टॉपिक है। व्रण उपासनीय अध्याय 19 अध्याय 90 नंबर का चैप्टर है। व्रणित से प्रथम अवगारम चिंतित तच्चागारम प्रशस्तम पुस्तिकादीन कार्य। सबसे पहले क्या है? व्रणित व्यक्ति को क्या करना है? उसके रहने के लिए एक मकान बना देना है ना। तो व्रणित पुरुष के लिए सर्वप्रथम क्या है? गार, गार मतलब क्या होता है? मकान, रहने के लिए मकान का प्रबंध करना चाहिए। और मकान कहाँ बना हो? श्रेष्ठ भूमि में बना हो, प्रशस्त हो। कहाँ बना होना चाहिए? प्रशस्त भूमि में बना हुआ होना चाहिए, पवित्र है, सीधी आने वाली धूप से वर्जित है, डायरेक्ट उसमें धूप ना आए, डायरेक्ट उसमें वायु के झोंके ना आए, है ना। ऐसा शारीरिक आगंतुक मानसिक रोग नहीं होता। इससे क्या होगा? तो शारीरिक मानसिक रोग। यहाँ से याद क्या रखना है? कुछ भी नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि व्रणित को एक मकान बनवा देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे मकान में संबाधा से रहित उचित लंबी चौड़ी शुद्ध वस्त्र से आच्छादित मन को तीर लगने वाली, पूर्व में सिराने वाले सिराने के नीचे चाकू छुरी आदि शस्त्र रखे हों, ऐसी शैया बिछानी चाहिए। इसमें शैया का जो सिराना है वो कहाँ पर होना चाहिए? ये क्वेश्चन बनता है। प्राप्त सिरस्कम, पूर्व दिशा में, मतलब जो रोगी है वो किस दिशा में अपना सिर कर सोएगा? पूर्व दिशा में। उसके तकिए के नीचे क्या क्या रखना है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो शस्त्र आदि रखना है, चाकू छुरी आदि शस्त्र रखना चाहिए। तो इस लाइन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। रोगी की तरफ सिरा पूर्व दिशा में करके सोना है और वहां पे चाकू छुरी आदि उसको रखना चाहिए। ठीक है, फिर सुख चेष्टा विचारा क्या स्वस्ति ने सैन्य बनी प्राच्या दिशि स्थिता देवात पूजार्थम। यहाँ पे प्राची मतलब होता है पश्चिम दिशा में क्या करना है। तो अच्छे आस्तीन वाली शैया पर बनी शयन करे तो पूर्वक शरीर की चेष्टाएं कर सकता है। पूर्व दिशा में देवता निवास करते हैं,
इसलिए उनकी पूजा के लिए पूर्व दिशा में रोगी का सिर या सिराना पूरा चाहिए। ये प्राची के लिए पता नहीं क्या लिखा है ना, यहाँ पे उत्तर दिशा में रोगी या स्वस्थ किसी का सिर नहीं करना चाहिए, स्वग्रह काक्षरा सोते। अब इसका थोड़ा टीका में आप दे सकते हैं, बाकी प्राच्या प्राक जो होता है वो पूर्व होता है, वो पश्चिम के लिए आया, यहाँ पे पश्चिम जैसा कुछ बोला नहीं। पूर्व दिशा में क्या होते हैं, देवता विराजमान होते हैं, है ना, इसलिए हमको पूर्व दिशा में ही सिर करके सोना चाहिए। फिर यहाँ पे जो लिखा है ना, वो मैं आपको यहाँ से नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में कोड बनाकर याद करा दूंगी, है ना, कोड बनाकर हम याद कर लेंगे। अच्छा, प्राची मतलब पूर्व, ठीक है, ओके, प्रतीची है पश्चिम, प्राक और प्राची पूर्व होता है, प्रतीची होता है पश्चिम, याद आ गया मुझे, प्रतीची जो है पश्चिम होता है, और अवाची उदीची भी कुछ होता है, उदीची अवाची, हाँ इसको देख लीजिएगा, है ना, क्या क्या भैंसजी कल्पना के नोट्स में दिया होगा, सर ने आपको अभी भी पढ़ाया है ना, उसमें आप देखिए ना, प्राची, ठीक है, प्रतीची पश्चिम होता है। श्लोक नंबर 10 है, नाता अब यहाँ से श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रणि मनुष्य दिन में निद्रा नहीं लेवे, क्योंकि दिन में सोने से व्रण स्थान में कंडू, अंगों भारीपन, व्रण में सूजन, लालिमा से आवश्यकता हो जाती है। उठने बैठने, करवट बदलने, घूमने, दूर से बोलने आदि आत्मचेष्टा में सावधान रहकर व्रण की रक्षा करना चाहिए। खड़े रहना, बैठना, घूमना, दिन में सोना, इन्हें शक्ति होने पर व्रण सेवन ना करे, केवल पढ़ते चलो। अधिक उठने बैठने, खड़े रहने, शयन करने से वायु को जिसमें अंगों में अनेक प्रकार की पीड़ा, उचित उत्थान आदि चीजें उसको वर्जन करना चाहिए। फिर मैथुन योग करने, एक दूसरे को देखना, उनके साथ बातचीत करना, स्पर्श करना, दूसरे वर्जित कर देना चाहिए, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, सारांश मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है कि व्रणी व्यक्ति को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज ही मैंने आपको क्या सॉल्व कराया है, अपलोड करने वाली हूँ बीएचयू ओपन 2007 का पेपर, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन से व्रणित पुरुष को किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में दुग्ध भी था, दुग्ध का सेवन अपच्य होता है व्रणी के लिए, वो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया। तो क्या क्या चीजें उनको सेवन नहीं करना चाहिए, नूतन धान्य, तो जितने भी नए नए धान्य हैं व्रणित को नहीं लेना चाहिए, पुरानी धान्य लेना चाहिए, नए क्यों नहीं लेना चाहिए, ये कंसेप्ट है। जो नवीन धान्य होते हैं वो सारे कफवर्धक होते हैं, और आप जानते हैं कफ के बिना, ठीक है, तो नया जो धान्य होता है वो कैसा होता है, कफवर्धक होता है ना, कफ को बढ़ाने वाला। तो आप जानते हैं कि कफ के बिना क्या नहीं होता है, कुएं नहीं होता है। अगर व्रणित को हम ये सारी चीजें देंगे, कफवर्धक देंगे, तो उसको क्या बन जाएगा, कफ बन जाएगा, है ना। इस कारण से यहाँ पे उड़द है, उड़द भी क्या होता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है, शुक्रवर्धक होता है। तिल, मटर क्या होता है, वात प्रकोपक होता है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा बच्चा बड़ा सियाना है, हाँ गुड़िया है, 3 साल की हो गई वही, कल बिस्किट ज्यादा खाली होंगे तो उल्टी होने लगे, बताने आई थी। चलो, तो नूतन धान्य उड़द, तिल, मटर, वात जलाना, वात का प्रकोप करता है, तो वात अब व्रणित है, अगर उसको क्या होगा, वायु का प्रकोप हो जाएगा तो व्रण में शूल बन जाएगा ना, तो यहाँ पे वात प्रकोप, कफ प्रकोप बाहर नहीं लेना, कुलत अम्ल पित्त जलाना होता है, पित्त को प्रकोपित करता है ना। चौले समझते हो, जब हम इंदौर में कोचिंग करने गए थे ना, तो चौले बड़े बनते थे, तो हमको बहुत बेकार लगते हैं। शायद राजमा और चौले अलग अलग होते हैं क्या, एक ही होता है, बहुत बनता था हॉस्टल में, सोयाबीन जैसा रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, वो भी नहीं खाना है। हरित वर्ग के साग, हरित वर्ग के साग जो अदरक वदरक है ना, वो हरित वर्ग में आता है, उसके भी साथ नुकसान करते हैं, अच्छे से पढ़ना। अच्छा, अलग है, चौले अलग होता है, राजमा अलग होता है, ठीक है, दोनों ही चीजें हम नहीं खाते, क्योंकि हॉस्टल में बहुत खाए थे, तो पता नहीं, हम नहीं जानते हैं। कटु रस प्रधान वाले द्रव्य, तो अम्ल जो है, विदाही रस है, लवण, विदाही, कटु रस प्रधान, ये सारे उष्ण वाले हैं, तो उष्ण रस हमको सेवन नहीं करना है, ठीक है। हाँ, इंदौर में ही हमारी हॉस्टल की अभी भी मैच में बनते हैं। पिष्ट, आटे के बने मालपुए नहीं खाना, ये भी क्या करता है, कफ को बढ़ाने वाला, बड़ी कफवर्धक आहार बनाती है। गरिष्ठ पदार्थ, बल्लूर, स्पेशली शुष्क के ऑप्शन में शुष्क मांस मीठा, है ना, तो बल्लूर जो होता है इसका मीनिंग क्या है ये पूछा था। तो ना ही सूखा मांस खाना है, ना ही सूखा साग खाना है। बकरी, भेड़, आनु प्रदेश का मांस, ये आनु प्रदेश का मांस जो होता है कफ को बढ़ाने वाला होता है, तो कफ के बिना कुएं नहीं होता ना, तो कफ वाली चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा मना की। वैसे बात को, पित्त को भी स्पेशली मना किया, लेकिन ज्यादातर कफ वाली चीजें हैं। भेड़, बकरी तथा जल में रहने वाले प्राणियों का मांस, तो आनु जली जो होता है, कफ को बढ़ाने वाला मांस होता है। बस ठंडा पानी, देखो पानी भी मना कर दिए, दूध भी मना कर दिए, दही भी मना कर दिए, खीर मना कर दी, खिचड़ी मना कर दी, बेचारा खाएगा क्या, छाछ को भी तो मना कर दिए, तक्र आदि को भी नहीं देना चाहिए, मठा भी नहीं देना। तो जितना भी लिक्विड है, दूध से क्या बनता है, दही, दही से क्या बनता है, मठा, दूध दही मठा मना कर दिए। अब जो ऑपरेशन के बाद खिचड़ी विचड़ी खिलाते हैं ना, वो भी मना कर दिए। क्या कर दिए, आपको खिचड़ी भी नहीं खाना, खीर भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, पिएगा क्या, गर्म पानी पिएगा ना, ठंडा मना किया, ठीक है। तो यहाँ पर शीत उदक को मना किया, नॉर्मल पानी को मना नहीं किया। हाँ, पानी ले सकते हैं, पानी के बगैर जिंदा कैसे रहेंगे, ठंडा पानी मना किए, गर्म पानी पी सकते हो, ठीक है। तो उसके ऑप्शन में ये भी था, दही भी था, दूध भी था, तो ये ऐसे करके पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें जो हम डेली खाते हैं वो भी मना करके बेचारा खाएगा, ठीक है। याद हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया भाई, कोड बना के बस समझकर याद किया है। अब ऐसा कर लो ना कि जो कम चीज है उनको याद कर लेते हैं, ज्यादा अपने आप याद रहेंगे। और एक और चीज बताए, मद्यपान करने वाला, अमद्यपी व्रणी मनुष्य मैरे, अरिष्ट, आसो, सीधु, सुरा विकारों को वर्जित कर दे, जो भी सम्मान वाली कल्पनाएं हैं उनको भी हमको सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या है, जो मध्य होता है क्यों मना किया हुआ है, अम्ल रस वाला होता है, रूक्ष प्रकृति, तीक्ष्ण उष्ण, शीघ्र ही रस रक्तादि धातु वाहक स्रोतों प्रवेशशील होने से उसका पान करने से शीघ्र व्रण को व्यापदित कर देगा। अब यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, क्या रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूखा नहीं मरेगा, अभी बताएंगे क्या खाना चाहिए तो वो खाओगे ना। अभी तो हमने क्या नहीं खाना चाहिए वो पढ़ा है, क्या खाना चाहिए अभी वो नहीं पढ़ा है ना, वो भी पढ़ने वाले हैं। तो मध्य का सेवन इसलिए मना किया है क्योंकि वो अम्ल रस प्रधान है, रूक्ष होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, जल्दी से रस रक्तादि धातु में प्रवेश करता है ना, और शीघ्र व्रण में कुछ उपद्रव उत्पन्न कर देता है। और क्या मना किए हैं, वायु, धूप, धूलि, धुआं, ओजन आदि सेवन, बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना है, अनिष्ट भोजन, अनिष्ट शब्द का श्रवण, हाँ बुरे शब्द सुनना भी नहीं है, कोई बोलेगा तो दो तमाचे खींच के मारना कि बुरा शब्द मत बोलो, मुझे घाव लगा हुआ है, ठीक है। वस्तु का दर्शन, ईर्ष्या, क्रोध, भय, ये सारी गुस्सा उस्सा नहीं करना, बहुत सात्विक बनने वाले जब आपको घाव लगता है, ये सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। सात्विक जागरण, विषम भोजन, विषम सैन उपवास, जोर से चिल्लाना, सीधा खड़ा रहना, घूमना, शीत बात का सेवन, वृद्ध भोजन, अध्ययन, अजीर्ण, मक्खी मच्छर आदि बाधाओं का परिहरण कर ले, ये आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केवल आपको यही वाला याद रखना है कि किन चीजों का सेवन नहीं करना, ये तो अनुक्त है, ये आपको वैसे भी याद रहता है, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, वही जनरल नॉलेज है, ये किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। अब आ जाइए 28 नंबर के श्लोक पर, श्लोक नंबर 28।
सरसों नीम के पत्ते घृत नमक इनके द्वारा दिन में 2 बार 10 दिन तक लगातार सावधानीपूर्वक धूपन देना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धूपन कर्म कब तक करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, जैसे अयोग्य का बनता है ना, किन चीजों को नहीं लेना चाहिए। सरसों नीम के पत्ते आदि से हमको 10 दिन तक धूपन करना, और कैसे करना, विधि में करना है, सुबह शाम करना है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 20 बार धूपन हो जाएगा। तो 10 दिन तक लगातार हमको धूपन करना चाहिए। और बताए हैं कुछ औषधियां बताए हैं कि हमको छत्राति छत्रा लांगली जटिला ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी गुहा अति गुहा वचा अतिविषा शतवीर्या सहस्त्रवीर्या और सिद्धार्थक इन्हें सिर पर धारण करना चाहिए। कुछ ऐसी औषधियां बताई हैं जिनको हमको सिर पर धारण करके रखना चाहिए। तो छत्राति छत्रा जोड़े जोड़े वाली चीजें बताइए, अतिविषा शतवीर्या सहस्त्रवीर्या। अब खाना क्या है वो भी सुनो। कौन भूखा मरे जा रहा था, बेचारा भूखा मर जाएगा पीछे से, है ना। भूखा नहीं मरेगा, उसको ये खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, देखो, जीर्ण साल्योदन पुराने साथी चावल, नया नया नहीं खिलाएंगे, पुराना खिलाएंगे। सिद्धार्थक सरसों होता है, सर सबको सिद्धार्थक बोला जाता है, ठीक है। जीर्ण साल्योदन स्निग्धम अल्पम उष्णम, जो थोड़ा सा स्निग्ध हो, कौन सा हो, थोड़ा सा उष्ण हो, और द्रव बहुल हो, ऐसा आहार को देना चाहिए। कैसा, अल्प मात्रा में लेना है। और जंगली मांस खिलाना है। जंगल मांस जो होता है अच्छा मांस, शुभ मांस माना जाता है, अच्छा वाला हल्का मांस माना जाता है। आम मांस जो होता है हैवी मांस होता है, कफ प्रकोपक वाला होता है, इस कारण से उसका प्रयोग नहीं करते। हमको इन द्रव्यों का प्रयोग करना है। जंगली पशु पक्षी को मांस के साथ सेवन करने से शीघ्र ही व्रण नष्ट हो जाते हैं। और क्या क्या खाना चाहिए, कंडुलियक, जीवंती, सुनिष्णक, वास्तुक। वास्तुक मतलब बैंगन। देखो क्या बोलते हैं, वास्तुक क्या होता है, बैंगन किसको, वार्ताक बोलते हैं बैंगन को। वार्ताक बैंगन क्या बोलते हैं, वार्ताक बैंगन वादी करता है, मत खाओ लेकिन खिलाया हुआ है। हमको क्या लगता है ऑप्शन में देखा कि व्रण के लिए कौन सा आपत्ति है, हमारा पहला दिमाग किस पे जाएगा, बैंगन नहीं खिलाएंगे। क्योंकि सब घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर कोई भी चीज हो, ऑपरेशन हो, बैंगन को स्पेशली मना कर देते, भिंडी को मना कर देते, ऐसा होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो वास्तु को बैंगन को मना नहीं किया। वास्तु मतलब बथुआ होता है, कुछ भाजी रहती है उसकी। बाल मूली है ना, जो छोटी मूली है उसका भी प्रयोग नहीं करते। बाल मूली खराब बताइए यहाँ पे, है ना। वार्ताक, पटोल, तारवेला, करेला तो बड़ा अच्छा होता है, कड़वा होता है करेला, साफ कर देता होगा बैक्टीरिया को। थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा के याद करना, उसके ऊपर डिस्कशन करके याद करा जाता है। तो कंडुलियक, जीवंती, सुनिष्णक, वास्तुक और वार्ताक दोनों का निषेध नहीं है। बाल मूली का भी निषेध नहीं है। बाल मूली जो होता है, हाँ, बाल मूली जो होता है त्रिदोष प्रकोपक नहीं है, त्रिदोष सामक होती है, इसलिए तो बाल मूली बाजार से लेके आते हैं ना, ये मैंने याद कराया था। बाल मूली, करेला अच्छा होता है, हाँ, दारिम अनार अच्छा होता है। और करते घट भस्टे, घट भस्टे किसके लिए बोला है, अनार दाने का आंवले का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। हाँ, सैंधव लवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैंधव लवण आज का जो पेपर हमने सॉल्व कराया उसमें सैंधव भी था ऑप्शन में, तो सैंधव ही उसका आंसर था। अच्छा, उनको भी, अच्छा हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, बोलिएगा अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। चलो, तो सैंधव, हाँ बोलिएगा सर को बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि आयुर्वेद में जो बताया हुआ है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करना है ना, बहुत सारी चीजें का सेवन करना है, लेकिन घर वाले वो भी नहीं खाने देते हैं ना, तो स्पेशली इन चीजों को हम खा सकते हैं, ठीक है। मूंग की दाल की खिचड़ी बना के खा सकते हैं। वो खिचड़ी जो है ना अलग टाइप की खिचड़ी होगी, उड़द की खिचड़ी होगी, उसका नहीं खाते ना, मूंग दाल की आप खा सकते हैं। रसेन जो है मूंग आदि के सोरस के साथ चावल का सेवन कर सकते हैं। सत्तू है, बिलेती, कुल मांस, इन्हें भी प्रयुक्त कर सकते हैं। देखो मांस का मना किया है, मांस की वैरायटी का भी एक कुल मांस होता है ना, वो कुल मांस आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन मांस नहीं कर सकते। स्पेशली किस चीज पर फोकस करना है आपको यहाँ पर, वास्तु, वार्ताक, बैंगन, भटा ले सकते हैं भाई, बाल मूली ना। लेकिन देखो ये यहाँ पे लिखा है, जनरली जो हमारे यहाँ बोला जाता है उसको फॉलो करवाइए। पता चला मैडम ने बोला कि बैंगन ले लो, आपके पापा बैंगन नहीं लग जाए, कुछ हो जाए, तो फिर हमारे ऊपर बात आ जाएगी, नहीं खाना। लेकिन यहाँ पे जो लिखा बस उसको याद रखना है, क्योंकि व्रण और व्रण में अंतर होता है, पता नहीं कौन सा व्रण है क्या है, उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीवाना निद्रावशो निवात ग्रहोत्तरा, दिन में निद्रा नहीं लेना चाहिए। दिन में सोने से क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है ना। झोंकों की वायु तरह मकान में रहकर बड़ी वैद्य के कथन का पालन करते रहने से शीघ्र ही व्रण से आराम मिलता है। इसी प्रकार के सम करने से व्रण में सूजन उत्पन्न होती है। जागरण करने से, ये वाला है जो कंफ्यूजन हम करने वाले, जागरण करने से सूजन और लालिमा होती है। दिन में शयन करने से सूजन लालिमा वेदना होती है। स्त्री संभोग करने से सूजन लालिमा वेदना। ये सूजन वूजन ना याद करो, संस्कृत से याद करो, एक कोड याद रखो। व्रणी व्यक्ति द्वारा कुपथ विहार, ये जो विहार है इसके करने से क्या होने वाला है उसको वो लिखोगे आप परिणाम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप परादी मैथुन, परादी मैथुन। यही से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहाँ से बनते, एक तो आपत्ति से बन गया, दूसरा पत्ते से बन गया, तीसरा धूपन से बन गया, 10 दिन तक करना है, 2 बार करना है, और चौथा यहाँ से बनता है। इतने क्वेश्चन बस यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप शराबी, शराबी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो पा फॉर हो जाएगा परिश्रम, रा फॉर हो जाएगा रात्रि जागरण, रात्रि जागरण। दी से होगा दिवा स्वप्न, मैथुन से मैथुन, ठीक है। परिश्रम करने से क्या होने वाला है, शराबी मृत्यु, ये शाह है, शाह पर हो जाएगा शोध, यहाँ पे रा है, रा से होगा राग, वी से हो जाएगा वेदना, और लास्ट में मृत्यु से हो जाएगा मृत्यु। बस बात ये है कि आपको जैसे नीचे नीचे आप बढ़ते जा रहे हो, ऊपर वाला ऐड करते जाना। तो शराबी मृत्यु मैंने लिखा दिया, तो राग के साथ ऊपर का शोध भी ऐड कर लो, ठीक है। वी से वेदना हो गया, ऊपर के ये 2 चीज ऐड कर लो। मृत्यु से मृत्यु हो गया, ऊपर का 2 और 1 3, यहाँ पर 3 ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, वे से वेदना, वेदना राग और शोध होगा, क्या करने से, दिवा स्वप्न करने से। मैथुन से क्या होगा, पूरा चारों, शोध, राग, वेदना और मृत्यु। ये चीज समझ में आ गई, कंपैरिजन में है, क्लियर हुआ आपको। परिश्रम करने से शोध, रात्रि जागरण करने से ये हो रहा है, दिवा स्वप्न करने से ये हो रहा है, मैथुन करने से क्या हो रहा है, मृत्यु, और साथ में वो तीनों चीजें। क्लियर हो गया, ये सभी को अच्छे से क्लियर है। लास्ट में है मैथुन, यहाँ पे मृत्यु, मृत्यु से क्या हो रहा है, मृत्यु तो रहेगा, मृत्यु से मृत्यु, साथ में तीनों चीजें भी रहेंगी, शोध, राग, वेदना प्लस मृत्यु, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। हिताहित चैप्टर बड़ा, ठीक है, शुरू करते हैं। विंशति अध्याय, आज कौन सा दिन है, सैटरडे है। 20वां चैप्टर पूरा का हमारा हो जाएगा 21, पहला ही है, पहला श्लोक इंपॉर्टेंट ही नहीं है, 4 नंबर का देखते हैं। एकांत हितानि जाति सात्मम, एकांतिक रूप से हितकारी द्रव्य कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर में। सदैव हितकारी द्रव्य या एकांत रूप से हितकारी द्रव्य, इसको 2 नाम से जाना जाता है, सदैव हितकारी नाम से या एकांतिक रूप से हितकारी। 4 द्रव्य हैं, कौन कौन सा, सलिल, घृत, दुग्ध और
हमने याद कैसे कर लिया? 3 चीजें जो है लिक्विड है यहाँ पे। दूध वाला दूध बेचने आता है, क्या मिला के लाता है? पानी मिला के लाता है। लाता है ना? दूध वाला दूध में पानी मिला के लाता है, जिसमें हम बढ़िया चावलों की खीर बनाते हैं। और खीर में क्या डालते हो? चीनी डालते हो, लेकिन यहाँ पे चीनी का नाम ही है, क्या है? घृत है। तो दूध से क्या निकलता है? घी निकलता है। निकलता है ना, पूरा पानी डाल के मत देते हैं, घी निकल आता है, चावलों की खीर बन जाती है। नाम याद हो गया? दूध वाला पानी मिला के लाता है, दूध हो गया, जल हो गया, चावल की खीर बनाई, उसमें घी डाल दिया। ये 4 जो है एकांतिक रूप से जाति साथ होता है, सभी मनुष्य इसको खाता है। मनुष्य जाति के लिए दृष्टि से जन्म से हितकारी होते हैं, है ना? एकांत हितानी तु दहन पचन मारण आदिषु, दहन पचन मारण आदि कार्यों में अग्नि क्षार विष क्रमशः प्रयुक्त जब एकांत रूप से अहितकर होते हैं। अब एकांत रूप से सलिल मतलब जल होता है, सलिल जो है जल होता है, सलिल पानी को बोलते हैं, ठीक है? अब एकांत रूप से अहितकारी द्रव्य कौन से होते हैं? जो दहन पाचन मारण आदि कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं, अग्नि क्षार और विष होते हैं। मुझे कोई ये बताएगा अति मात्रा में वर्जनीय पदार्थ कौन कौन से हैं? अति मात्रा में वर्जनीय पदार्थ बता पाएंगे? वेरी गुड, रेफरेंस के सहित, है ना? बहुत अच्छा। चरक विमान पक्ष में पिपली क्षार लवण जो है अति मात्रा में वर्जनीय पदार्थ है। यहाँ पे वहां पे क्या था? पिपली क्षार लवण। यहाँ पे स्पेशली किसके लिए बोला है? अति मात्रा में वर्जनीय। यहाँ पर क्या बोला है? एकांत रूप से अहितकारी, मतलब पूर्ण या निश्चय रूप से अहितकर होते हैं। वहां पर भी क्षार कॉमन था, यहाँ पर भी क्षार कॉमन था। वहां पे हमने पिक्चल कोड बनाया था, याद करने का। क्या बनाया था? पिक्चल, पी फॉर पिपली, छा फॉर क्षार, ला फॉर लवण, पिक्चल कोड चला था। यहाँ पर क्या है? अग्नि क्षार, क्षार कर्म, अग्नि कर्म तो बड़ा फेमस होता है, और विष किसको अच्छा लगता है? सभी को खराब लगता है ना विष, तो अग्नि क्षार हमेशा पढ़ते हैं अपन साथ में, और विष का, इन तीनों का एकांत रूप से अहित करिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कई बार पूछा है, ठीक है? तो संयोग के कारण अच्छे द्रव्य विषुल हो जाते हैं, एकांत रूप से अहित कर, एक ही समय में एक तथा अहित करने वाले द्रव्य जैसे द्रव्य वायु के लिए प्रतिकारी है, वही द्रव्य पृथ्वी के लिए अपत्यकारी होता है। कुछ याद नहीं रखना, जो हमने 2 चीजें आपको पढ़ाई हैं बस वही याद रखना है। 6 नंबर पर आ जाइए। ब्रह्मचर्य किस चीज का पालन करना चाहिए हमको? तो ब्रह्मचर्य, निवाद शयन, उष्णोदक, स्नान, निशा स्वप्न, रात्रि में ही केवल सोना है, ठीक है? व्यायाम, एकांत, पथ्यतम, ब्रह्मचर्य वायु स्थान में शयन, सुहाते गर्म पानी में स्नान, रात्रि में शयन, व्यायाम से ये पूर्ण रूप से अधिक पथ्यकर, मतलब ये सबके लिए अच्छे होते हैं, पथ्य होते हैं। कुछ द्रव्य एकांत हितकारी होते हैं जैसे पानी, कुछ द्रव्य एकांत अहितकारी होते हैं जैसे अग्नि। इन्हें पहले बता दिया है कि अहितकर द्रव्य तो वे है जैसे द्रव्य वायु के लिए पथ्य है, वैसे वही पित्त के लिए अपथ्य होता है। जो पढ़ा है कुछ याद नहीं रखना। अब यहाँ पर हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं? जो हमने चरक सूत्र स्थान के 18वें चैप्टर में पढ़ा था, 18 प्रकार के वैरोधिक आहार, है ना? वही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वैरोधिक आहार। याद रखिएगा, बीच बीच में आपसे पूछने वाली, ठीक है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों के साथ संयोग करने से विष के तुल्य हो जाते हैं, जैसे बल्ली, कुष्मांड आदि। तो यहाँ पे जो थ्योरी लिखा है ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन संयोग विरुद्ध है, कौन सा कर्म विरुद्ध। अच्छा सॉरी, 18 में नहीं, चरक सूत्र 26 में 18 प्रकार के पढ़े, हमने 18 उल्टा बोल दिया, ठीक है? 26 में पढ़ा था, जहाँ पे हमने रस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे 30 नंबर के श्लोक की जो थ्योरी है, वहाँ पे दूध के साथ सर प्रकार की मछलियां वर्जित हैं। दूध के साथ कोई भी मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, किंतु चिलचिम विशेषकर निषिद्ध होती है। सभी को तो नहीं करना, लेकिन स्पेशली चिलचिम भी नहीं करना चाहिए, चिलचिम विशेषकर निषिद्ध होता है। ये पॉइंट हमने वहां पर भी पढ़ा था। अब एक एक का एग्जाम्पल पढ़ते हैं और याद रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया ना 9, 10, 11, 12, 30 नंबर का, ऐसा नहीं सोचना वो क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहां से कोई क्वेश्चन ओरिएंटेड श्लोक है ही नहीं। वहां पे केवल इसके साथ ये विरुद्ध होता है, ये विरुद्ध में आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कौन सा संयोग विरुद्ध है, कर्म विरुद्ध है, वीर्य विरुद्ध है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो कर्म विरुद्ध द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो सरसों के तेल में भुने हुए कबूतरों को नहीं खाना चाहिए, कर्म विरुद्ध में आता है। कपिंजल, मोर, लावा, तीतर, गूढ़ा, इनको एरंड की लकड़ियों की अग्नि में पकाकर अथवा एरंड के तेल में पकाकर नहीं खाना चाहिए। ये किसमें आता है? आचार्य सुश्रुत के कर्म विरुद्ध में आता है। मुझे कोई बताएगा, हमने ये पढ़ा था कि एरंड की लकड़ी में मोर का मांस जो है उसको भूनकर नहीं खाना चाहिए, किस विरुद्ध में आता है? किस विरुद्ध में आता है? अगर ये विरुद्ध का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमको किस आचार्य के अकॉर्डिंग आंसर लगाना चाहिए? वेरी गुड, संस्कार विरुद्ध में बताए थे। मोर को नहीं मारना है, ये हमारे संस्कारों के विरुद्ध है, संस्कार विरुद्ध में। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है विरुद्ध के बारे में, तो आपको प्रायोरिटी किसको देना है? आचार्य चरक को देना है, ठीक है? ओके। तो सरसों के तेल में, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं याद करा दूं, क्योंकि डायरेक्ट कोड तो कुछ होता नहीं है। सरसों के तेल में आपने कबूतर का मांस भुना है, तो ये जो कबूतर का मांस है तेल के साथ संयुक्त होकर कुछ तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा ना, कोई केमिकल प्रोसेस होगी उन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कुछ कर्म चल रहा है, दोनों के बीच में कर्म हो रहा है ना, तो कर्म विरुद्ध है। मोर, लावा, तीतर, गूढ़ा, इनका मांस एरंड की लकड़ी में लगाकर भूनेंगे, तो मोर का इनका मांस जो है एरंड की लकड़ी में आपने लगाया है, उसका कुछ केमिकल इसके अंदर आ जाएगा, तो उनके बीच में कुछ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है? तीसरा है कांसे के बर्तन, ये वाला क्वेश्चन सुश्रुत से बहुत पूछा गया है। हम बोलते हैं ना कांसे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, काला सा हो जाता है, उसमें उन दोनों के बीच में कुछ फंक्शन होता है, कुछ रिएक्शन होता है ना? तो कांसे के बर्तन में 10 रात्रि तक रखा हुआ किसके विरुद्ध आता है? उन दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन चल रहा है, वो कर्म विरुद्ध में आता है। उष्ण द्रव्यों के साथ ग्रीष्म ऋतु में शहद सेवन नहीं करना है। उष्ण द्रव्यों के साथ गर्मी के दिनों में शहद का सेवन नहीं करना है। उष्ण द्रव्य हम बोलते हैं ना कि मधु में गर्म पानी में शहद मिलाकर नहीं खाना चाहिए, है ना? वो कर्म विरुद्ध में आता है, दोनों के बीच में कुछ रिएक्शन हो जाता है, ठीक? मछली और सोंठ में पकाया, पात्र में मकुल पकाकर नहीं। अब मछली को हमने जिस पात्र में पकाया था उसमें मछली का थोड़ा बहुत पार्ट रह गया होगा, उसी में हमने कुछ और पका के खा लिया, तो मछली का कुछ पार्ट उसके बीच में कुछ रिएक्शन हो सकता है जो हमारी बॉडी को रिएक्ट करे, ठीक है? फिर कल्प में सिद्ध किया हुआ कोई का साग नहीं खाना है। बढ़ाई की चर्बी में भुनी हुई बलाका को नारिकेल के साथ मांस पक्षी को लोहे में कांटे में बीनकर अग्नि पकाकर नहीं खाना। कुल मिला के याद क्या करना है? यहाँ पर 2 चीजों का जो संयोग पूरा, वो संयोग विरुद्ध नहीं है, वो संयोग अलग है। वो संयोग में क्या आएगा कि हमने कोई पदार्थ लिया हुआ है, नहीं अभी आ रहा है ना, ठीक है? अभी मैं संयोग विरुद्ध आपको नहीं बता रही, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, फिर मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी, डिफरेंस बताऊंगी, कर्म विरुद्ध और संयोग विरुद्ध में क्या अंतर है। यहाँ पर मैडम ये मिला मिला के खा रहे, वहां पे मिला मिला के खा रहे, दोनों में अंतर क्या है? वो अंतर अभी हम पढ़ने वाले, जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा। अब आता है मान विरुद्ध। चरक ने जो यहाँ पर आपने पढ़ा है ना कर्म विरुद्ध, इसको चरक जी ने पूरा संस्कार विरुद्ध के अंदर माना है। कर्म विरुद्ध जो है चरक का ये पूरा संस्कार विरुद्ध में आता है। मान विरुद्ध, चरक ने मान विरुद्ध को क्या बोला है? मात्रा विरुद्ध बोला है। तो शुद्ध से भी उतने ही
संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विरुद्ध से जितना की चरक से पूछा जाता है। तो मान मतलब क्या है? एक क्वांटिटी, एक मात्रा, एक परिमाण, ठीक है? तो मान विरुद्ध को चरक ने मात्रा धर्म दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसी चीजें होंगी जिनको हम समान क्वांटिटी में ले रहे हैं, विपरीत क्वांटिटी में ले रहे हैं, कुल मिला के यहाँ पे मात्रा का उल्लेख होगा, ठीक है? तो मधु अम्बी मधु द्रव्यमान तुल्य नाशनियात, मतलब शहद और पानी को या शहद और घी को बराबर मात्रा में नहीं लेना चाहिए। चरक जी ने इसको मात्रा विरुद्ध बोला है। चरक ने लेकिन केवल एक ही टर्म यूज किया है कि मधु और घृत को समान मात्रा में नहीं लेना। तो शुक्ल ने क्या बोल दिया? मधु घृत तो बोला है, लेकिन उन्होंने मधु और पानी भी बोला है कि मधु और पानी को भी समान मात्रा में नहीं लेना, वो भी मात्रा विरुद्ध में आता है, मतलब मान विरुद्ध में आता है, ठीक है? दो प्रकार के भिन्न भिन्न स्नेहों को मिला के सेवन नहीं करें तथा शहद और स्नेह अथवा जल और स्नेह सम प्रमाण में ना ले। कुल मिला के शहद के साथ ना ही स्नेह ले, ना तो जल ले, ना ही कोई और चीज ले। कुल मिला के शहद का सभी में इन्वॉल्वमेंट उन्होंने बताया, भिन्न भिन्न स्नेहों मिलाकर हमको नहीं लेना, ठीक है? विशेष रूप से मधु और स्नेह के साथ आकाश जल का सेवन नहीं करना है, आकाश जल का सेवन उन्होंने मना किया। कुल मिला के आपको मान विरुद्ध में इतना याद रखना कि सभी के साथ मधु लगा हुआ है, ठीक है? अब आता है इसमें कितना भी है इनका तो, है ना? अब हम जो है रस विरुद्ध पढ़ने वाले, ये टॉपिक 10 मिनट का नहीं है, 15-20 मिनट का है, तो ये कल की क्लास में आपको लिखा कर याद कराऊंगी, ट्रिक बनाकर याद कराऊंगी, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना? ये जो याद करने का बड़ा टास्क है, उल्टी से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता तो बनता ही नहीं है। याद करेंगे कल की क्लास, कल मतलब परसों मंडे। 20 नंबर के श्लोक पर आ जाइए। यत् किंचित दोषम उत्क्लेशयो भुक्तम कायात न निर्हरित रसादिश्च यथार्थम वा तद विकाराय कल्पते। यत् किंचित दोषम उत्क्लेशाय, अगर हमारे शरीर में थोड़ा बहुत दोषों का उत्क्लेश हो गया, इसके द्वारा हमने कुछ ऐसा अन्न खाया था जिसके कारण दोषों का उत्क्लेश हो गया, तो उसको हमको क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए, है ना? तो कुछ भी खाया हुआ विरुद्ध अन्नादि पदार्थ वातादि दोषों को कुपित कर देता। हमने कोई विरुद्ध खाया, वो विरुद्ध जाके हमारे अंदर दोषों को प्रकुपित कर दिया। उन दोषों को वमन या विरेचन द्वारा बाहर नहीं निकालता, वह शरीर में विकार उत्पन्न करता है, अथवा रस रसाई धातु में दृष्टि उत्पन्न कर दुख उत्पन्न करता है। अच्छा, आप ये बोलोगे कि चलो हमने विरुद्ध खा लिया, तो इस विरुद्ध को हम उल्टी से बाहर निकाल देंगे या विरेचन के द्वारा वो बाहर निकल जाए, मतलब हमने कुछ ऐसा खा लिया। ये वमन विरेचन जो है, प्रोसेस वाला वमन विरेचन नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये नॉर्मल है, खाया उल्टी हो गया, खाया दस्त हो गया, वो चीज नहीं, वही चीज है। तो आपने विरुद्ध खाया, आप सोच रहे हैं हमने खराब तो खा लिया, हमें घर जाके उल्टी हो जाएगी, सब निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये उल्टी के द्वारा नहीं निकलता, ये जो आपने विरुद्ध खाया है वो आपके रस रक्त आदि धातुओं में अच्छी तरह से मिल जाएगा और आपको विकार उत्पन्न करेगा, ये निकलता नहीं है। जैसे फीका खाना मिल रहा है अभी शादी में, खूब खा लिया, चाहे वो विरुद्ध हो ना हो, आप सोचो घर जाके उल्टी हो जाएगी, निकल जाएगी, अभी तो खा लेना जब से, ऐसा नहीं करना है। वो क्या करेगा? दोषों को प्रकुपित करने वाला होता है। 21 विरुद्धाशयान रोगान प्रतिहंति विरेचनम, इस तरह विरुद्धाहास उत्पन्न हुए रोगों को, अब यहाँ पर प्रोसेस वाला है, विरुद्धाहास से उत्पन्न हुए रोग हैं उनको विरेचन वमन शमन नष्ट कर देता, अथवा पूर्व से ही हित पदार्थों का सेवन करें तो ये रोग क्यों होंगे? बाद में पाचक औषधि ले लेते हैं ना, खूब खा के बाद में पाचक औषधियां जो कि भोजन को पचा देती। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, रोज रोज थोड़ी शादी होती है। बिल्कुल सही, ठीक है। 22 नंबर का श्लोक है। साथ में तो अल्पतया वापी दीप्ताग्नि सर्वस्या, साथ में का सेवन करने से नित्य अभ्यास से साथ हुआ अल्प मात्रा में से दीप्ताग्नि वाले का युवा मनुष्य का अंधा वात प्रयोग से शरीर स्निग्ध व्यायाम करने वाला बलवान पुरुषों का किया हुआ वृद्ध भोजन भी निष्फल। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति कैसा है? बलवान है, व्यायाम कर रहा है, अग्नि बढ़िया है, तीक्ष्ण अग्नि है, तो अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर का साथ भी खा ले ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो उसको नुकसान नहीं करता है, क्योंकि उसकी अग्नि बढ़िया है, दीप्त है। अगर व्यक्ति की अग्नि मंद है, व्यक्ति खुद ही दुबला पतला है, बढ़िया आराम ही करता रहता है, तो वो विरुद्ध का आहार सेवन कर ले तो उसको रोग उत्पन्न होना निश्चित होता है। अब इसके बाद हम ये वायु के गुण पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो आपका जो टॉपिक छूटा हुआ है और यहाँ क्योंकि इसको मैं साथ में पढ़ाना पड़ेगा, 15 मिनट का टॉपिक है, एक पढ़ा दूंगी, फिर आपको कल फिर से मुझे पूरा वही